अध्याय 11 चौराहा। वे तीनों बेचैनी भरी खामोशी में नीचे देखते हुए निश्चल खड़े रहे। शिफ्टी के साथ जो हुआ वह कोई सदमा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे पचा पाना मुश्किल था। उनके दिलों में एक अशुभ एहसास घर कर गया। अपने साथी का क्षत विक्षत शरीर देखकर ये कल्पना करना बहुत आसान था कि उनमें से किसी का भी यही हश्र होगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। लगभग 1 मिनट के बाद स्कॉलर ने अंततः आह भरी। यह अच्छी बात है कि आपने उसके द्वारा लाई गई अधिकांश रसद ले ली। थोड़ा निर्दयी लेकिन गलत नहीं, सनी ने बड़े गुलाम को ध्यान से देखते हुए सोचा। विद्वान ने भौहें चढ़ाईं, यह महसूस करते हुए कि एक दयालु सज्जन का उसका मुखौटा एक पल के लिए खिसक गया था, और जल्दी से एक गंभीर स्वर में जोड़ा, आप शांति से आराम करें मेरे दोस्त। वाह क्या प्रदर्शन है। दरअसल सनी को एक पल के लिए भी अपने इस नेक काम पर यकीन नहीं हुआ था। शहर का हर बच्चा जानता था कि जो लोग बिना वजह नेक काम करते हैं उनसे सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। या तो वे मूर्ख होते हैं या फिर राक्षस। स्कॉलर बिल्कुल भी मूर्ख नहीं लग रहा था, इसलिए सनी मिलते ही उससे सावधान हो गया। वह एक अविश्वासी निंदक बनकर यहाँ तक पहुंचा है और अब बदलने का कोई कारण नहीं है। हमें जाना होगा, हीरो ने आखिरी बार नीचे देखते हुए कहा। उसकी आवाज तो धीमी थी, लेकिन सनी को उसके पीछे एक भावना का स्रोत महसूस हो रहा था। वह बस यह नहीं बता पा रहा था कि वह भावना क्या थी। स्कॉलर ने भी आह भरी और मुंह फेर लिया। सनी कुछ सेकंड तक खून से सनी चट्टानों को घूरता रहा। मुझे इतना दोषी क्यों महसूस हो रहा है। इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से वह हैरान होकर सोचने लगा। उसे वही मिला जिसका वह हकदार था। थोड़ा अशांत होकर सनी पीछे मुड़ा और अपने 2 शेष साथियों के पीछे चला गया। बस इसी तरह उन्होंने शिफ्टी को पीछे छोड़ दिया और चढ़ाई जारी रखी। इस ऊंचाई पर पहाड़ पार करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। हवा इतनी जोर से टकरा रही थी कि अगर सावधानी न बरती जाए तो इंसान का संतुलन बिगड़ सकता था, और हर कदम जोखिम भरा लग रहा था। हवा इतनी पतली हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऑक्सीजन की कमी के कारण सनी को चक्कर आने और मतली आने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो उन सबका धीरे धीरे दम घुट रहा हो। ऊंचाई पर होने वाली बीमारी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर कोई आसानी से काबू पा सके। यह एक ही समय में सूक्ष्म और भारी थी, जो मजबूत और कमजोर दोनों को प्रभावित करती थी, उनकी फिटनेस और सहनशक्ति की परवाह किए बिना। अगर किस्मत खराब हो तो एक बेहतरीन एथलीट किसी भी राहगीर से ज्यादा जल्दी इसकी चपेट में आ सकता था। ये बस आपके शरीर की सहज योग्यता और अनुकूलनशीलता का सवाल था। कुछ भाग्यशाली लोग हल्के लक्षणों के बाद इससे उबर पाए। कुछ लोग कई दिनों या हफ्तों तक अपंग हो गए, कई तरह के कष्टदायक दुष्प्रभावों से पीड़ित रहे। कुछ की तो मौत भी हो गई। मानो ये सब काफी नहीं था, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। गर्म कपड़े और फर अब ठंड से बचने के लिए काफी नहीं थे। सनी को एक साथ बुखार और ठंड लग रही थी, और वो अपनी जिंदगी के हर उस फैसले को कोस रहा था जो उसने यहीं इस अंतहीन बर्फीली ढलान पर आकर किया था। ये पर्वत मनुष्यों के रहने लायक स्थान नहीं था, और फिर भी उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। कुछ घंटे बीत गए। सब कुछ होने के बावजूद तीनों बचे हुए लोग संघर्ष करते रहे, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते रहे। स्कॉलर ने जिस पुराने रास्ते की बात की थी, अब वह ज्यादा दूर नहीं था। कम से कम सनी को तो यही उम्मीद थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे शक होने लगा कि क्या वह रास्ता है भी या नहीं। हो सकता है कि उस बड़े गुलाम ने झूठ बोला हो सकता है कि वह रास्ता समय के थपेड़ों में बहुत पहले ही नष्ट हो गया हो सकता है कि वे अनजाने में ही उसे भूल गए हों। जैसे ही वह निराशा में डूबने वाला था, उन्हें अंततः वह मिल गया। वह जर्जर और संकरी थी, बमुश्किल 2 लोगों के साथ साथ चलने के लिए पर्याप्त। रास्ता पक्का नहीं था, बल्कि किसी अनजान औजार या जादू से काली चट्टान को काटकर बनाया गया था, जो किसी सोते हुए अजगर की पूंछ की तरह पहाड़ पर ऊपर की ओर घुमावदार रास्ता बनाता था। जगह जगह वह बर्फ के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह समतल था। सनी को अपनी जिंदगी में कभी भी किसी समतल जगह को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई थी। बिना कुछ कहे स्कॉलर अपना रुकसाक नीचे गिराकर बैठ गया। वह एकदम पीला पड़ गया था, पानी से बाहर निकली मछली की तरह हाँफ रहा था। इसके बावजूद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुमसे कहा था, हीरो ने उसे सिर हिलाकर इशारा किया और इधर उधर देखा। कुछ सेकंड बाद वह विजयी दास की ओर मुड़ा। खड़े हो जाओ, अभी आराम करने का समय नहीं है। विद्वान ने कुछ बार पलकें झपकाईं, फिर याचना भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। बस मुझे कुछ मिनट दीजिए, जवान सिपाही जवाब देने ही वाला था कि सनी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रख दिया।
हीरो उसकी तरफ मुड़ा। यह क्या है? वह चला गया। क्या चला गया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। सनी ने नीचे की ओर इशारा किया। जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से वापस। शिफ्टी का शरीर। वह चला गया। हीरो कुछ क्षणों तक उसे घूरता रहा, स्पष्टतः ये समझने में असफल रहा कि सनी क्या कहना चाह रहा था। ओह, ठीक है, उन्हें नहीं पता कि शिफ्टी का नाम शिफ्टी है। अजीब है, वह समझाना चाहता था, लेकिन स्कॉलर और हीरो दोनों ही उसकी बात समझ गए थे। साथ ही वे पत्थर के रास्ते के किनारे पहुंच गए और नीचे देखने लगे, उस जगह को ढूंढने की कोशिश में जहां शिफ्टी की मौत हुई थी। वास्तव में दांतेदार चट्टानों पर खून के छींटे अभी भी देखे जा सकते थे, लेकिन लाश कहीं नहीं मिली। स्कॉलर पीछे हट गया और किनारे से जितना हो सके दूर रेंग गया। युवा सिपाही भी सहज ही अपनी तलवार की मूठ पकड़ते हुए पीछे हट गया। तीनों ने एक दूसरे को तनावपूर्ण नजरों से देखा और शिफ्टी के गायब होने का मतलब साफ समझ रहे थे। ये राक्षस है, स्कॉलर ने पहले से भी ज्यादा पीला पड़ते हुए कहा। ये हमारा पीछा कर रहा है। हीरो ने दांत पीस लिए। आप सही कह रहे हैं, और अगर यह इतना करीब है तो हमें जल्द ही इससे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तानाशाह से लड़ने का विचार जितना भयावह था उतना ही बेतुका भी। उसने तो ये भी कहा होगा कि वे सब जल्द ही मर जाएंगे। इसकी सच्चाई सनी और स्कॉलर दोनों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बूढ़ा गुलाम घबराया हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि उसने अपनी नजरें नीची करके धीरे से कहा, आवश्यक रूप से नहीं। हीरो और सनी उसकी ओर मुड़े, ध्यान से सुनने लगे। युवा सिपाही ने भौहें चढ़ाईं। व्याख्या करना। यह आता है। विद्वान ने आह भरी। जानवर ने हमें सिर्फ एक दिन में इतनी दूर तक खोज निकाला था। इसका मतलब है कि दो सबसे संभावित संभावनाएं हैं। या तो वह इतना समझदार है कि उसे पता चल गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, या फिर वह खून की गंध का पीछा कर रहा है। थोड़ा सोचने के बाद हीरो ने इस तर्क से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। बुजुर्ग गुलाम हल्का सा मुस्कुराया और आगे बोला, पब फ्यूचर विज्ञापन, चाहे वह एक हो या कोई और, हम उसे अपने रास्ते से हटा सकते हैं और कुछ समय खरीद सकते हैं। हम इसे कैसे करते हैं? हीरो की आवाज में गंभीरता के बावजूद स्कॉलर हिचकिचाया और चुप रहा। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो। बुजुर्ग गुलाम ने फिर आह भरी और धीरे से, मानो अपनी मर्जी के खिलाफ, जवाब दिया। सनी कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। हमें बस लड़के को खून बहाना होगा, उसे रास्ते से नीचे घसीटना होगा, फिर उसे वही चारा बनाकर छोड़ देना होगा और ऊपर जाना होगा। उसका बलिदान हमारी जान बचाएगा। सही समय पर। अगर सनी गुस्से में न होता और बेतहाशा डरा हुआ न होता तो जरूर मुस्कुराता। ऐसा लगता है कि उसका फैसला बिल्कुल सटीक था। अपनी बात पर अड़े रहना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन उस स्थिति में नहीं जब सही होने का मतलब किसी राक्षस के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाना भी हो। उसे स्कॉलर के वे शब्द याद आ गए जो उसने तब कहे थे जब शिफ्टी सनी को मरवाने की मुहिम चला रहा था। ज्यादा जल्दबाजी मत करना मेरे दोस्त, हो सकता है आगे चलकर ये लड़का काम आ जाए। ये शब्द जो उस वक्त नेक लग रहे थे, अब कहीं ज्यादा भयावह अर्थ छिपाए हुए निकले। क्या कमीना है। अब ये सब इस बात पर निर्भर था कि हीरो स्कॉलर की योजना पर अमल करेगा या नहीं। युवा सिपाही आश्चर्यचकित होकर पलके झपकाने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है, उसे खून बहाना? विद्वान ने अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में सरल है। यदि राक्षस को पता चल जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमारे पास पहाड़ी दर्रे तक पहुंचने की अपनी योजना को त्याग कर पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि राक्षस खून की गंध का पीछा कर रहा है, तो उसे गुमराह करने के लिए हमें अपने में से किसी एक को चारे के रूप में इस्तेमाल करना होगा। वह रुका। केवल खून से लथपथ व्यक्ति को रास्ते में छोड़कर ही हम विश्वसनीय तरीके से पीछा करने से बच सकते हैं, चाहे वह हमारा पीछा कैसे भी कर रहा हो। हीरो निश्चल खड़ा रहा। उसकी नजरें स्कॉलर और सनी के बीच घूम रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, तुम इतनी घटिया बात का प्रस्ताव कैसे रख सकते हो? वृद्ध दास ने कुशलतापूर्वक दुखी और उदास दिखने का नाटक किया। बेशक मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम तीनों मर जाएंगे। इस तरह कम से कम लड़के की मौत से दो जानें बच जाएंगी। देवता उसे उसके बलिदान का फल देंगे। वाह, क्या कमाल की जबान है। मैं तो खुद भी लगभग यकीन कर चुका हूँ। युवा सैनिक ने अपना मुंह खोला, फिर झिझकते हुए उसे बंद कर लिया। सनी चुपचाप बाकी दो बचे लोगों को देख रहा था और लड़ाई में अपनी जीत की संभावनाओं को भांप रहा था। स्कॉलर पहले ही लगभग पूरी तरह से मर चुका था,
इसलिए उसे हराना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन हीरो एक बाधा बन गया था। अध्याय 12 खून की गंध। अभी वह बाधा सनी की नजरों से बचते हुए नीचे देख रही थी। उसका हाथ तलवार के हत्थे पर टिका हुआ था। हमेशा की तरह उस युवा गुलाम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हीरो की सुडौल सिर के अंदर क्या चल रहा था। अनिश्चितता उसे परेशान कर रही थी। अंततः कुछ समय बीतने के बाद सैनिक बोला, मेरा केवल एक ही प्रश्न है। सनी और स्कॉलर दोनों ने अपनी सांसें रोककर उसे घूरा। हाँ, आपने कहा था कि बाकी दो को बचाने के लिए हम में से एक की बलि देनी होगी। उसे ही क्यों? मैं जो देख रहा हूँ उससे तो आप कब्र के बहुत करीब हैं। बहुत बढ़िया सवाल, मैं तो खुद ही पूछने ही वाला था। सनी ने बुजुर्ग गुलाम की ओर मुड़कर अपनी उपहासपूर्ण मुस्कान को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि स्कॉलर के पास जवाब तैयार था। पहले हमले से पहले ही तुम्हारे सीनियर के कोड़े की मार से वह खून से लथपथ था। हमले के दौरान वह एक साथी गुलाम के खून से भीग गया था। पिछले मालिक की मौत के बाद उसका लबादा भी खून से भीग गया था। लड़के से पहले ही खून की बदबू आ रही है। उसे जिंदा रखना हमारे लिए खतरे में डाल देगा, इसलिए वह सबसे अच्छा विकल्प है। सनी के चेहरे तक पहुंचने से पहले ही मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम्हें और तुम्हारे बड़े दिमाग को धिक्कार है। स्कॉलर का तर्क बेहद ठोस था। हीरो सुनता रहा, हर शब्द के साथ उसका चेहरा और गहरा होता जा रहा था। आखिरकार उसने सनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक रोशनी चमक रही थी। ये सच है। सनी को लगा जैसे उसका मुंह सूख रहा है। उसकी रीढ़ की हड्डी से ठंडा पसीना बह रहा था। वह घबरा गया, कुछ करने को तैयार, लेकिन उस क्षण हीरो मुस्कुराया। तुम्हारा तर्क लगभग अजेय है, उसने तलवार निकालते हुए कहा, लेकिन तुम एक बात का हिसाब नहीं दे पाए। विद्वान ने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह क्या हो सकता है? जवान सिपाही उसकी ओर मुड़ा, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अब उसके चेहरे से गहरी, लगभग स्पष्ट हत्या की मंशा झलक रही थी। बात यह है कि मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, महाराज। मैं ये भी जानता हूं कि आपने क्या किया है और आप कैसे एक मरहम बन गए। आपके द्वारा किए गए घृणित अपराधों में से सिर्फ एक भी मुझे आपको मार डालने के लिए काफी होगा। इसलिए अगर हम में से कोई बलिदान के योग्य है तो वो आप ही हैं। विद्वान की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन खून की गंध, इसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हारा इतना खून बहा दूंगा कि उस लड़के की बची हुई गंध भी खत्म हो जाएगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि सनी को कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला। हीरो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि मानो वह लगभग अमानवीय लग रहा था। एक पल बाद स्कॉलर जमीन पर चीख रहा था। उसका पैर उस जवान सिपाही की तलवार के सपाट हिस्से के एक ही वार से टूट गया। उसे संभलने का मौका दिए बिना हीरो ने उसके दूसरे पैर पर जोरदार प्रहार किया और हड्डियों के टूटने की एक भयानक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। चीख एक सिसकती हुई चीख में बदल गई। बस इसी तरह स्कॉलर का काम तमाम हो गया। हीरो की क्रूरता उसके आमतौर पर शालीन व्यवहार से इतनी अलग थी कि सनी को लगा जैसे उसकी रगों में खून जम गया हो। यह डरावना था। सिपाही ने उसे शांत दृष्टि से देखा और शांत स्वर में कहा, यहाँ मेरा इंतजार करो। फिर उसने बुजुर्ग गुलाम को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए रास्ते पर ले गया और जल्द ही एक चट्टान के पीछे गायब हो गया। कुछ ही मिनटों बाद हवा में भयानक चीखें गूंजने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। सनी अकेली रह गई, कांपती हुई। बकवास, ये तो बहुत ज्यादा है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि स्कॉलर की मौत इतनी अचानक और कितनी बेरहमी से हुई। कुछ देर बाद हीरो वापस आ गया और ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन यह वही सामान्य स्थिति थी जिसने सनी को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया था। स्कॉलर के रुकसाक में से सामान छांटने और अधिकांश जलाऊ लकड़ी बाहर फेंकने के बाद युवा सैनिक ने उसे अपने कंधे पर डाल लिया और बेपरवाही से युवा दास की ओर मुड़ा। चलो चलें, हमें जल्दी करनी होगी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सनी ने उसे सिर हिलाकर इशारा किया और आगे बढ़ गया। अब उनमें से केवल दो ही बचे थे। यह एक तरह से बेवकूफ़ी थी, लेकिन सनी को अचानक अकेलापन महसूस हुआ। पत्थर के रास्ते पर चलना पहाड़ की दीवार पर चढ़ने से कहीं ज्यादा आसान था। उसके पास बेवजह के विचारों के लिए भी समय था। सनी पर एक अजीब सी उदासी छा गई। उसे लगने लगा कि इस दुस्वप्न का अंत, चाहे जो भी हो, अब दूर नहीं है। हीरो के बोलने से पहले वे कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। जो हुआ उसके लिए दोषी महसूस मत करो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। निर्णय मेरा था और केवल मेरा। युवा सैनिक कुछ कदम आगे था,
इसलिए सनी उसका चेहरा नहीं देख सका। इसके अलावा अगर आप इस आदमी के पापों को जानते, असल में ये बेहतर है कि आप न जानें। बस मेरी बात पर विश्वास करें जब मैं कहता हूँ कि उसे मारना न्याय का कार्य था। मुझे आश्चर्य है कि हम में से कौन दोषी महसूस करता है। ये लोग हमेशा अपने कामों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करते रहते हैं, सबसे बुरे काम करते हुए भी धार्मिकता का भ्रम बनाए रखने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। सनी को इस पाखंड से सख्त नफरत थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। कोई जवाब न पाकर हीरो हंस पड़ा। तुम्हें बात करना पसंद नहीं है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। मौन सोना है। उसके बाद उन्होंने फिर कभी बात नहीं की। वे अपने अपने विचारों में मग्न थे। सूरज डूब रहा था, दुनिया को लाल रंग के लाखों रंगों में रंग रहा था। इतनी ऊंचाई पर हवा साफ और शीतल थी, लाल रोशनी की धाराओं से छन रही थी। उनके नीचे मैरून बादलों का एक समुद्र धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर से गुजर रहा था। सिंदूरी आसमान में तारे और चांद अपनी झलक दिखाने लगे थे। ये काफी सुंदर था। हालांकि सनी केवल ये सोच पा रही थी कि जब सूर्य पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा तो कितनी ठंड होगी। इससे पहले कि ऐसा होता, हीरो ने उन्हें एक आश्रय ढूंढ लिया था। रास्ते से थोड़ी ही दूर कुछ ऊंची चट्टानों के पीछे एक संकरी दरार थी जो पहाड़ की ढलान तक फैली हुई थी। तेज हवा से सुरक्षित होने की खुशी में वे उस दरार को ढूंढते हुए एक छोटी, अच्छी तरह छिपी हुई गुफा में पहुंच गए। सनी ने कुछ लकड़ियां खोलने की कोशिश की, लेकिन हीरो ने सिर हिलाकर उसे रोक दिया। आज हम बिना आग जलाए ही डेरा डालेंगे। जानवर बहुत करीब है। बिना गर्म लपटों के कैंपिंग करना उनके लिए सुखद नहीं था, लेकिन कम से कम वे गुफा के अंदर ठंड से तो नहीं मरने वाले थे। खैर, विकल्प बहुत डरावना था। सनी गुफा की दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। हीरो उसके सामने उदास और विचारमग्न बैठा था। जाहिर है वह अजीब मूड में था, और कुछ नहीं तो कम से कम इस बात से तो जाहिर था कि आज पहली बार उस नौजवान सिपाही ने डेरा डालने के बाद अपनी तलवार की देखभाल करना भूल गया था। जल्द ही सूरज ढल गया और उनकी छोटी सी गुफा पूरी तरह से अंधेरी हो गई। सनी बेशक अभी भी अच्छी तरह देख सकता था, दूसरी ओर हीरो अब पूरी तरह से अंधा हो चुका था। अंधेरे में उसका सुंदर चेहरा नेक और न जाने क्यों उदास लग रहा था। सनी उसे ध्यान से देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हीरो अचानक धीमी आवाज में बोला, जानती हो, यह अजीब है। आमतौर पर मैं घोर अंधेरे में भी किसी की मौजूदगी महसूस कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुम बस एक साए हो। केवल मौन से उत्तर पाकर वह मुस्कुराया। सो गया क्या? अंधेरे में सवाल गूंज रहा था। सनी, जिसने हीरो से कभी बात नहीं की थी जब तक कि बहुत जरूरी न हो, और तब भी ज्यादा से ज्यादा कुछ शब्दों में, अब उनके बीच एक अजीब सी आत्मीयता महसूस कर रहा था। इसीलिए उसने बात करने का फैसला किया। शायद अंधेरे ने उसे हिम्मत दी। इसके अलावा एक अवसर था। क्यों? क्या तुम मुझे मारने से पहले मेरे सो जाने का इंतजार कर रहे हो, या तुम ये काम सुबह करोगे? अध्याय 13 सत्य का क्षण। हीरो के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने शर्म से सिर झुका लिया। लगभग 1 मिनट बाद गहरी खामोशी में लिपटे उसने आखिरकार जवाब दिया, हाँ, मैंने सोचा कि अगर मैं ये काम तब करूं जब तुम सो जाओगी तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। उसे पता ही नहीं चला कि सनी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई है। जवान सिपाही के होठों से एक लंबी आह निकली। उसने गुफा की दीवार से पीठ टिका ली, फिर भी ऊपर नहीं देखा। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे माफ करोगे। ये पाप भी मुझे ही सहना होगा, लेकिन अगर तुम अपने दिल में इसे समझ सको तो जरूर। अगर हालात अलग होते तो मैं खुशी खुशी उस राक्षस का सामना करके तुम्हें भागने देती। लेकिन मेरा जीवन सिर्फ मेरा नहीं है, एक ऐसा अटूट कर्तव्य है जिसे पूरा करने की मैंने शपथ ली है। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता मैं खुद को मरने नहीं दे सकती। सनी हंसा। तुम लोग देखो, मुझे मारने की योजना बना रहे हो और फिर भी कोई अच्छा बहाना बनाने पर अड़े हो। कितना आसान है। मुझे तुम जैसे पाखंडियों से सबसे ज्यादा नफरत है। एक बार ईमानदार क्यों नहीं हो जाते? मुझे ये बकवास मत दो। बस कह दो, मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि यह आसान है। मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। हीरो ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। मुझे माफ करना। मुझे पता था कि तुम समझ नहीं पाओगे। इसमें समझने वाली क्या बात है? सनी आगे की ओर झुका। उसकी रगों में क्रोध दौड़ रहा था। मुझे बताओ, मुझे क्यों मरना है? जवान सिपाही ने आखिरकार ऊपर देखा। हालांकि अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था,
फिर भी उसने सनी की आवाज की दिशा में अपना चेहरा घुमा लिया। वह आदमी खलनायक था, लेकिन वह सही भी था। खून की गंध तुम्हारे लिए बहुत भारी होती है। ये जानवर को आकर्षित करेगी। तुम मुझे जाने दो, तुम्हें पता है हम अलग हो जाएंगे। उसके बाद राक्षस मुझे ढूंढता है या नहीं, ये तुम्हारी समस्या नहीं होगी। हीरो ने अपना सिर हिलाया। उस जीव के मुंह में मरना बहुत क्रूर नियति है। बेहतर होगा कि मैं खुद ही मर जाऊं। आखिरकार तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आप कितने महान हैं। सनी उदास होकर पीछे झुक गया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ आया था तो मैं मरने के लिए तैयार था। आखिरकार इस पूरी दुनिया में असल में दो दुनियाओं में एक भी आत्मा नहीं है जिसे परवाह हो कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। जब मैं चला जाऊंगा तो कोई दुखी नहीं होगा। किसी को याद भी नहीं रहेगा कि मैं अस्तित्व में था। उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। हालांकि एक पल बाद वह गायब हो गई और उसकी जगह खुशी छा गई। लेकिन फिर मैंने अपना मन बदल लिया। रास्ते में कहीं मैंने बचने का फैसला किया। मुझे बचना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हीरो ने उसे सोच समझकर देखा। याद रखने लायक जीवन जीने के लिए। सनी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। नहीं, आप सबको परेशान करने के लिए। युवा सिपाही कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाकर जवाब स्वीकार कर लिया। वह खड़ा हो गया। चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी कर दूंगा। क्या तुम्हें अति आत्मविश्वास नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? हो सकता है कि मैं तुम्हें मार डालूं। हीरो ने अपना सिर हिलाया। मुझे शक है कि ... लेकिन अगले ही पल वह लड़खड़ाकर एक घुटने पर गिर पड़ा। युवक का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और दर्द से कराहते हुए उसने अचानक खून की उल्टी कर दी। सनी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। अंत में तारांकन तारांकन तारांकन। अंत में हीरो घुटनों के बल खड़ा था। उसके चेहरे का निचला हिस्सा खून से लथपथ था। वह हैरान होकर अपने हाथों को घूर रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। क्या ये कैसा जादू है? बड़ी बड़ी आंखें और पीला चेहरा लिए वह सनी की ओर मुड़ा। क्या वह चोर सही था? क्या तुमने हम पर छाया देवता का श्राप डाल दिया? सनी ने आह भरी। काश मुझमें दैवीय श्राप देने की क्षमता होती, लेकिन नहीं। सच कहूं तो मुझ में कोई भी क्षमता नहीं है। तो फिर कैसे? युवा दास ने कंधे उचकाए। इसीलिए मैंने तुम सबको जहर दिया। हीरो सिहर उठा, उसकी बातें समझने की कोशिश करने लगा। क्या जब तानाशाह ने पहला हमला किया तो आपने मुझे पानी ढूंढने भेजा? मरे हुए सैनिकों से पानी इकट्ठा करते हुए मैंने हर एक में ब्लिडबेन का रस निचोड़ा, बेशक अपने को छोड़कर। इतना नहीं कि मैं उसे चख सकूं, लेकिन इतना कि जो कोई भी उसे पीता वह धीरे धीरे मर जाता। सिपाही दर्द से तड़पता हुआ दांत पीस रहा था। उसके चेहरे पर अचानक एक एहसास उभर आया। तो इसीलिए बाकी दो की हालत इतनी खराब थी। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। सनी ने सिर हिलाया। शिफ्टी ने सबसे ज्यादा शराब पी थी, इसलिए उसकी हालत सबसे जल्दी बिगड़ गई। स्कॉल अभी ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जहर के असर से पहले ही तुमने उसे खत्म कर दिया। लेकिन खुद ऐसा लग रहा था जैसे ब्लड बैंक का तुम पर कोई असर ही नहीं हुआ। मुझे सच में चिंता होने लगी थी। हीरो का चेहरा काला पड़ गया। मैं समझ गया। उसने कुछ सोचा, फिर आश्चर्य से सनी की ओर देखा। लेकिन तब तुम्हें पता नहीं था कि हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। सनी बस हंस दिया। ओह प्लीज, ये तो जाहिर था। शिफ्टी उस तरह का आदमी था जो एक जोड़ी जूतों के लिए जान दे सकता था। स्कॉल भेड़ की खाल में भेड़िए जैसा था। लोग अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी स्वार्थी और क्रूर होते हैं। क्या मुझे यह मान लेना चाहिए था कि जब मेरी मौत निश्चित होगी तो वे दोनों मेरे साथ कुछ भयानक नहीं करेंगे? हीरो ने और अधिक खून थूका। तो फिर मेरा क्या होगा? तुम। सनी के चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव उभर आया। तुम उनमें से सबसे बुरे हो। क्यों? सनी ने उसकी ओर देखा और आगे झुक गया। मैंने अपने छोटे से जीवन में शायद बहुत कुछ नहीं सीखा, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज से हास्य का कोई अंश गायब था। अब वहां सिर्फ ठंडी निर्दयी अवमानना थी। सनी का चेहरा थूकते हुए कठोर हो गया। उस गुलाम से अधिक दयनीय कोई चीज नहीं है जो अपने गुलाम बनाने वाले पर भरोसा करने लगता है। ये शब्द सुनकर हीरो ने अपना सिर नीचे कर लिया। अच्छा ऐसा है। फिर अचानक वह हंस पड़ा। तुम एक दुष्ट छोटे शैतान हो, है ना? सनी ने अपनी आंखें घुमाई। अशिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हीरो उसकी बात नहीं सुन रहा था। अच्छा, यह अच्छा है। मेरा विवेक साफ हो जाएगा। युवा दास ने चिढ़कर आह भरी।
क्या बड़बड़ा रहे हो? बस मर जाओ। मिठाई से मधुमेह नहीं होता। मुख्य शत्रु से मिले, मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। हीरो हंसा और अचानक उसे घूरने लगा। पता नहीं, अब वह उतना बीमार नहीं लग रहा था। देखिए, अगर मैं एक सामान्य इंसान होता तो ये योजना काम कर जाती। लेकिन अफसोस, मेरी आत्मा का मूल बहुत पहले ही जागृत हो चुका है। मैंने अनगिनत दुश्मनों को मार गिराया है और उनकी शक्ति को अवशोषित कर लिया है। ब्लडबैन जहर, चाहे कितना भी अप्रिय क्यों न हो, मुझे कभी नहीं मार सकता। बकवास। सनी पलटा और भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पीठ पर किसी चीज ने वार किया, जिससे उसका शरीर चट्टान की दीवार से टकरा गया। चीख के साथ उसे अपने बाएं हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ। गुफा से लुढ़कते हुए सनी ने अपनी छाती पकड़ी, अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ और संकरी दरार से बचने की कोशिश में भागा। वह किसी तरह पुराने रास्ते पर पहुंचने में कामयाब रहा और आखिरकार रात के आसमान में तारों और चमकते हुए पीले चांद को देख पाया। लेकिन वह बस यहीं तक पहुंच पाया। रुकना। जैसे ही उसके पीछे से ठंडी आवाज आई, सनी ठिठक गया। अगर हीरो में सचमुच एक जागृत आत्मा होती तो उसके पास उससे बच निकलने का कोई मौका नहीं होता। लड़ाई में उसके पास कोई मौका ही नहीं था। मुड़ो। जवान गुलाम आज्ञाकारी भाव से मुड़ा, अपने हाथ ऊपर उठाए। उसने हीरो की तरफ देखा, जो अपनी आंखों में नाराजगी लिए अपने चेहरे से खून पोंछ रहा था। दोनों जानलेवा ठंड में कांपते हुए एक दूसरे को घूर रहे थे। क्या यह इसके लायक था? कोई बात नहीं, इन सब के बावजूद मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं इसे जल्दी पूरा करूंगा। सिपाही ने अपनी तलवार निकाली। क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द हैं? सनी ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि अचानक उसके हाथ में एक छोटी सी चांदी की घंटी दिखाई दी। हीरो ने भौहें चढ़ाईं। तुमने वह चीज कहाँ छुपा रखी थी? सनी ने घंटी बजाई। पहाड़ पर एक सुंदर, स्पष्ट ध्वनि गूंजी, जिसने रात को एक मनमोहक धुन से भर दिया। तुम क्या कर रहे हो? रुको। युवा दास कर्तव्यनिष्ठा से रुक गया। क्या था? हीरो की हैरान आंखों के ठीक नीचे चांदी की घंटी हवा में गायब हो गई। वह सन्नी की तरफ स्तब्ध और संदिग्ध भाव से देखने लगा। बताओ, तुमने अभी क्या किया? लेकिन सनी ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल गुफा से निकलने के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। अभी तो उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। दूसरी ओर हीरो ने बोलना जारी रखा। मुझे अभी बताओ, वरना पछताओगे। वह क्रोधित हो गया। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? कांपता हुआ लड़का बस उसे देखता रहा, पूरी तरह से चुप। नहीं, वह अपने पीछे अंधेरे में घूर रहा था। हीरो की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? अध्याय 14 छाया का बच्चा। सनी के पास एक आखिरी हताश जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सीधे टकराव में दुश्मन के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं था, कम से कम बिना किसी लाभ के तो नहीं। ब्लडबैन जहर उसका छिपा हुआ कार्ड माना जाता था, लेकिन लगभग बेकार साबित हुआ। अंधेरे में देख पाने की क्षमता भी उतनी मददगार नहीं थी। किसी तरह हीरो बिना किसी रोशनी के भी अपने आसपास के वातावरण को भांप लेता था। वह अपनी श्रवण शक्ति का प्रयोग कर रहा था या किसी जादुई क्षमता का, सनी को नहीं पता था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे गुफा से बाहर निकल चुके थे और चांदनी रात में आसमान के नीचे खड़े थे। अब उसके पास बस एक ही फायदा बचा था, वह ये कि वह जानता था कि तानाशाह अंधा है और हीरो नहीं। हालांकि इस जानकारी पर अमल करना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। लेकिन वह और क्या कर सकता था? इसलिए उसने यथासंभव शांत रहने की कोशिश की और चांदी की घंटी बजा दी। अगर वर्णन झूठ नहीं था तो उसकी आवाज मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। निश्चित रूप से तानाशाह भी इसे सुन रहा होगा। अब सनी को बस चुप रहना था, समय का इंतजार करना था और उम्मीद करनी थी कि राक्षस आ जाएगा। ऐसा करते ही हीरो की घबराहट धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। मुझे अभी बताओ, वरना पछताओगे। उसकी आवाज काफी धमकी भरी थी, फिर भी उस नौजवान गुलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस ठंड में कांप रहा था और सीने में तेज दर्द के बावजूद कराहने की कोशिश कर रहा था। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन सनी की हिम्मत जवाब देने की नहीं हुई। उसने सांस रोक ली और भयभीत होकर देखता रहा, जब हीरो के पीछे वह जानी पहचानी विशालकाय आकृति प्रकट हुई। उसके फेफड़े जल रहे थे और उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वह इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं वह अंधा तानाशाह उसे सुन न ले। लेकिन निश्चित रूप से ये हीरो की आवाज से अधिक तेज नहीं हो सकता था, जो अभी भी बोल रहा था और खुद को इस पहाड़ पर शोर का एकमात्र स्रोत बना रहा था। आखिरी क्षण में युवा सैनिक की आंखों में समझ की एक झलक दिखाई दी।
वह पलटने लगा, उसकी तलवार बिजली की गति से ऊपर उठ रही थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे से एक विशाल हाथ प्रकट हुआ और उसे लोहे की पकड़ में जकड़ लिया। हड्डी के पंजों ने कवच को रगड़कर उसे अलग कर दिया। पर्वतराज ने हीरो को पीछे खींच लिया, इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि तलवार उसकी कलाई में चुभ रही है। उसके खुले हुए मुंह से चिपचिपी लार बह रही थी। डर के मारे सन्नी ने धीरे से उनकी तरफ पीठ फेर ली और पुराने घुमावदार रास्ते पर कुछ कदम आगे बढ़ा। फिर वह जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। उसके पीछे एक हताश चीख ने खामोश रात को चीर दिया। फिर एक भूखी दहाड़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि हीरो बिना लड़े हार मानने वाला नहीं है, हालांकि उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। लेकिन सनी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह भागता जा रहा था और ऊपर चढ़ता जा रहा था। माफ करना हीरो, उसने सोचा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं झूठा हूँ। इसलिए जाओ और खुद मरो। तारानकन तारानकन तारानकन। एक अकेला अंधेरा पहाड़ प्रचंड हवाओं के सामने खड़ा था। नुकीला और गर्वित, ये पर्वत श्रृंखला की अन्य चोटियों को बौना बना रहा था, अपनी तीखी धारों से रात के आकाश को चीरता हुआ। एक चमकता हुआ चांद इसकी ढलानों को भूतिया रोशनी में नहला रहा था। उस रोशनी में गोरी त्वचा और काले बालों वाला एक युवक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। हालांकि उसका रूप दृश्य की भव्यता के अनुरूप नहीं था। घायल और लड़खड़ाता हुआ वह दयनीय और कमजोर लग रहा था। वह युवक चलता फिरता शव जैसा लग रहा था। उसका खुरदुरा अंगरखा और लबादा फटा हुआ था और खून से सना हुआ था। उसकी धंसी हुई आंखें धुंधली और बेजान थीं। उसका शरीर चोटों और घावों से भरा था। उसके होठों पर खून के झाग के छींटे थे। वह झुके हुए अपनी छाती के बाएं हिस्से को सहला रहे थे। हर कदम पर वह कराह रहे थे और दांत पीसते हुए उनकी सांसें मुश्किल से निकल रही थी। सनी को हर जगह दर्द हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे ठंड लग रही थी। बहुत बहुत ठंड है। वह बस बर्फ में लेटकर सो जाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वह चलता रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि शिखर पर पहुंचते ही दुर्स्वप्न समाप्त हो जाएगा। कदम कदम, एक और कदम। अंततः वह सफल हो गया। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर समतल चट्टान का एक विशाल विस्तार बर्फ से ढका हुआ था। उसके बीचों बीच चांदनी से जगमगाता एक भव्य मंदिर खड़ा था। उसके विशाल स्तंभ और दीवारें काले संगमरमर से तराशी गई थीं और उनके स्तंभों पर उत्तम नक्काशी की गई थी, जो स्टिगियन पेडिमेंट और चौड़ी फ्रेस को सजा रही थी। सुंदर और विस्मयकारी, ये किसी अंध देवता के महल जैसा लग रहा था। कम से कम एक बार तो ऐसा हुआ था। अब मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका था। काले पत्थरों में दरारें पड़ गई थीं। छत के कुछ हिस्से ढह गए थे, जिससे बर्फ और हिमपात अंदर आ रहा था। उसके ऊंचे दरवाजे टूट गए थे, मानो किसी दैत्य के हाथ से टुकड़े टुकड़े हो गए हों। फिर भी सनी संतुष्ट थी। तुम्हें ढूंढ लिया, उसने भारी आवाज में कहा। अपनी आखिरी ताकत बटोरते हुए वह युवा दास धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ खंडहर मंदिर की ओर बढ़ा। उसके विचार उलझे हुए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। देखो हीरो, उसने सोचा, एक पल के लिए ये भूलकर कि हीरो पहले ही मर चुका है। मैंने कर दिखाया। तुम मजबूत और निर्दयी थे और मैं कमजोर और डरपोक। फिर भी अब तुम एक लाश हो और मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या यह मजेदार नहीं है? वह लड़खड़ा गया और कराह उठा। उसे लगा जैसे उसकी टूटी पसलियों का किनारा उसके फेफड़ों में और गहराई तक चुभ रहा हो। उसके मुंह से खून टपक रहा था। मरा हो या नहीं, हीरो ने उस एक ही वार में उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। दरअसल ऐसा नहीं है। तुम में से किसी को निर्दयी होने के बारे में क्या पता? बेचारे मूर्ख। जिस दुनिया से मैं आता हूँ, वहाँ लोगों के पास क्रूरता को कला बनाने के लिए हजारों साल थे। और उस सारी क्रूरता का शिकार होने के नाते क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं क्रूरता के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ? वह मंदिर के करीब पहुंच रहा था। सच कहूं तो तुम्हारे पास कभी मौका ही नहीं था। रुको, मैं क्या सोच रहा था? एक पल बाद वह सब कुछ भूल चुका था। बस दर्द था, कनपटी पर अंधेरा था और सोने की तीव्र इच्छा थी। इसके झांसे में मत आना। ये बस हाइपोथर्मिया है। अगर तुम सो गए तो मर जाओगे। आखिरकार सनी काले मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच गया। वह उन पर चढ़ने लगा, लेकिन उसने वहां बिखरी हजारों हड्डियों पर ध्यान नहीं दिया। ये हड्डियां कभी इंसानों और राक्षसों दोनों की थीं। उन सभी को मंदिर के आसपास मंडरा रहे अदृश्य रक्षकों ने मार डाला था। सनी जैसे ही सीढ़ियां चढ़ रहा था, एक निराकार रक्षक उसके पास आया।
वह अपवित्र करने वाले के सीने में मंद मंद जल रही जीवन की चिंगारी को बुझाने को तैयार था, लेकिन फिर रुक गया क्योंकि उसे उसकी आत्मा से एक हल्की अजीब सी जानी पहचानी गंध आ रही थी। दिव्यता की गंध। दुखी और अकेला रक्षक एक तरफ हट गया और सनी को जाने दिया। वह अनजान होकर मंदिर में प्रवेश कर गया। सनी ने खुद को एक भव्य हॉल में पाया। आधी ढह चुकी छत के छेदों से चांदनी की धाराएं गिर रही थीं। चांदी की रोशनी के इन वृत्तों को गहरे साए घेरे हुए थे, उन्हें छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फर्श बर्फ और बर्फ से ढका हुआ था। हॉल के दूर छोर पर काले संगमरमर के एक ही टुकड़े से एक विशाल वेदी बनाई गई थी। मंदिर के अंदर यही एक ऐसी चीज थी जो बर्फ से अछूती थी। सनी यह भूलकर कि वह यहाँ क्यों आया है, वेदी की ओर चल पड़ा। वह बस सोना चाहता था। वेदी सूखी, साफ और बिस्तर जितनी चौड़ी थी। सनी उस पर चढ़ गया और लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने वाला है। वह इससे सहमत था। सनी ने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर से अचानक आती आवाज ने उसे रोक दिया। उसने सिर घुमाकर देखा, जरा भी उत्सुकता नहीं हुई। अगर वह इतना ठंडा, थका हुआ और उदासीन न होता, तो जो कुछ उसने देखा उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। पर्वतराज वहां खड़ा अपनी 5 अंधी आंखों से उसे देख रहा था। वह अब भी विशालकाय, भयानक और घिनौना था। उसकी त्वचा के नीचे कीड़े मकोड़े जैसी आकृतियां अब भी बेतहाशा हिल रही थीं। वह हवा सूंघ रहा था, लार टपका रहा था। फिर उसने अपना मुंह खोला और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे वेदी के पास पहुंचा। मिठाई से मधुमेह नहीं होता। मुख्य शत्रु से मिलें। अपने वैवाहिक जीवन को पहले से बेहतर बनाने के लिए आजमाएं ये टिप। कितना बदसूरत आदमी है, सनी ने सोचा और अचानक अपनी छाती पकड़ ली और कष्टदायक खांसी के दौरे में उठ गया। उसके मुंह से खून का झाग निकला और वेदी पर गिर पड़ा। हालांकि काले संगमरमर ने जल्द ही उसे सोख लिया। एक क्षण बाद वह पहले जैसा ही स्वच्छ हो गया। तानाशाह सनी के पास पहुंचने ही वाला था। वह उसे पकड़ने के लिए पहले से ही हाथ बढ़ा रहा था। मुझे लगता है कि यही अंत है, उसने सोचा, अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। लेकिन अंतिम क्षण में अचानक मंत्र की आवाज अंधेरे मंदिर में गूंज उठी। तुमने अपने आप को देवताओं को बलि के रूप में अर्पित कर दिया है। देवता मर चुके हैं और वे आपकी बात नहीं सुन सकते। आपकी आत्मा में देवत्व का चिन्ह है। आप एक मंदिर के दास हैं। छाया भगवान अपनी शाश्वत निद्रा में जागते हैं। वह कब्र के पार से आशीर्वाद भेजता है। छाया के बच्चे अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। सनी की चकित आंखों के नीचे विशाल हॉल में घिरी परछाइयां अचानक हिल गईं, मानो जीवित हो उठी हों। अंधेरे के जाल आगे बढ़े और पर्वतराज के हाथ पैरों में फंस गए। शक्तिशाली तानाशाह छूटने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन वह ईश्वर की शक्ति का विरोध कैसे कर सकता था। परछाइयां पर्वतराज को पीछे खींचती हुई अलग अलग दिशाओं में ले गईं। तानाशाह ने अपना मुंह खोला और एक भयंकर चीख निकली। अगले ही पल उसका शरीर फट गया, टुकड़ों में बिखर गया। खून, आंतें और कटे हुए अंग लाल रंग की धार की तरह जमीन पर गिर पड़े। बस यूं ही वह भयानक जीव मर गया। सनी ने पलकें झपकाईं। एक बार फिर वह खंडहर हो चुके मंदिर में अकेला था। विशाल हॉल अंधेरा और खामोश था। और फिर मंत्र फुसफुसाया, आपने एक जागृत तानाशाह का वध किया है, पर्वत राजा। उठो, सनलेस, तुम्हारा दुष्स्वप्न समाप्त हो गया है। मूल्यांकन की तैयारी करें। अध्याय 15 छायादास। मूल्यांकन की तैयारी करें। सनी ने खुद को स्वप्न और वास्तविकता के बीच के एक अंतराल में पाया। यह एक अंतहीन काला शून्य था जो असंख्य तारों से प्रकाशित था। उन तारों के बीच चांदी की रोशनी के अनगिनत तार एक सुंदर और अकल्पनीय रूप से जटिल जाल में बुने हुए थे, जो विभिन्न गठजोड़ और नक्षत्रों का निर्माण कर रहे थे। ये सचमुच अद्भुत था। किसी तरह सनी को समझ आ गया कि वह दुष्स्वप्न मंत्र की आंतरिक कार्यप्रणाली देख रहा है। वह ये सोचने से भी खुद को नहीं रोक पाया कि यह किसी न्यूरल नेटवर्क के आकाशीय समतुल्य जैसा लग रहा है। अगर ऐसा है तो क्या मंत्र जीवित था? यह एक ऐसा सवाल था जो अनगिनत लोग पिछले कुछ दशकों से खुद से पूछ रहे थे। उनके पास जो सबसे अच्छा जवाब था वह ये था कि इसे जानने का कोई तरीका नहीं है। जादू न तो जीवित है, न ही मृत, न ही चेतन है, न ही नासमझ। यह एक प्राणी से अधिक एक कार्य था। लेकिन सनी दार्शनिक सवालों पर विचार करने के मूड में नहीं था। वह बेसब्री से अपने वरदान का इंतजार कर रहा था। जादूगर अभी भी उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहा था। हालांकि पहले इनाम का इससे कोई लेना देना नहीं था। आपको एक स्मृति प्राप्त हुई है, कठपुतली का कफन। हाँ, सनी को बेहद खुशी हुई। वह खुशी से नाचने को तैयार था। वह स्मृति पर्वत राजा की थी,
जो एक जागृत तानाशाह था, जिसका मतलब था कि वह स्मृति स्वयं जागृत श्रेणी की थी। उसे पाना अविश्वसनीय भाग्य का झटका था। मंत्र में हर चीज के 7 पद थे। ये पद बढ़ती शक्ति के क्रम में थे: सुप्त, जागृत, आरोही, पारलौकिक, सर्वोच्च, पवित्र और दिव्य। दुस्वप्न प्राणियों को छोड़कर, जिन्हें सुप्त, जागृत, पतित, भ्रष्ट, महान, शापित और अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मंत्र के दृष्टिकोण से सनी एक सुप्त मानव था। अपनी आत्मा के मूल से भी ऊंची रैंक की स्मृति होने से उसे स्वप्न लोक में प्रवेश करने में बहुत मदद मिलेगी। विभिन्न रैंकों के बीच शक्ति के अंतर को कम करके नहीं आंका जा सकता। वह कठपुतली के कफन पर एक नज़र डालना चाहता था, लेकिन उसके पास और समय नहीं था। जादू का मूल्यांकन हो चुका था। यहाँ शून्य में उसकी आवाज़ अब सूक्ष्म और जानी पहचानी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड ही बोल रहा हो। सनी सांस रोककर सुन रहा था। आकांक्षी, आपका परीक्षण समाप्त हो गया है। एक अनाम दास काले पर्वत पर चढ़ गया। उसके हाथों वीर और राक्षस दोनों मारे गए। बिना टूटे वह एक लंबे समय से विस्मृत देवता के खंडहर मंदिर में प्रवेश कर गया और पवित्र वेदी पर अपना रक्त बहा दिया। देवता मर चुके थे, फिर भी उन्होंने उसकी बात सुनी। आपने एक निष्क्रिय जानवर को हराया है, माउंटेन किंग का लावा। आपने 3 निष्क्रिय मनुष्यों को हराया है, नाम अज्ञात हैं। आपने एक जागृत मानव को हराया है, 9 में से औरों। आपने एक जागृत तानाशाह को हराया है, पर्वत राजा। आपको छाया भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया है। अंतिम मूल्यांकन शानदार। आपके विश्वासघात की सचमुच कोई सीमा नहीं है। जहां तक सनी का सवाल है, वह आखिरी हिस्सा वास्तव में जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी वह प्यार से मिली प्रशंसा से काफी संतुष्ट था। उसे लगा कि उसके पहलू को जागृत या यहाँ तक कि आरोही रूप में विकसित करने की संभावनाएं काफी ज्यादा थीं। उसकी समग्र शक्ति अभी भी उसकी आत्मा कोर की रैंक पर निर्भर थी, जो बहुत बाद तक निष्क्रिय रहेगी, लेकिन पहलू की रैंक ही उसकी समग्र क्षमता के लिए चमत्कार करेगी। स्वप्नदर्शी सूर्यहीन, अपना वरदान प्राप्त करो। वह अब आकांक्षी नहीं रहा। सनी मुस्कुराया। तुम्हें एक सच्चा नाम दिया गया है, प्रकाश से खोया हुआ। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक सच्चा नाम, उसे एक सच्चा नाम मिला था। सनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले चुनिंदा लोगों में से एक बनेगा, और अपने पहले ही दुस्वप्न में। सभी संत भी ऐसा होने का दावा नहीं कर सकते। अब वह एक कुलीन वर्ग था, एक सच्चा और उत्तम वर्ग। वह अमीर बनने वाला था, लेकिन पुरस्कार मिलते रहे। आपका पहलू विकसित होने के लिए तैयार है। पहलू विकसित करें, ये कैसा प्रश्न है? सनी ने अपनी उंगलियां पार करके कहा, हाँ। निष्क्रिय पहलू मंदिर दास विकसित हो रहा है। नया पहलू प्राप्त हुआ। पहलू रैंक दिव्य। सनी गिर पड़ा। पहलू का नाम छाया दास। तारांकन तारांकन तारांकन। दिव्य, ये दिव्य है। सनी घुटनों के बल खड़ा था, स्तब्ध। झटका इतना जोरदार था कि एक पल के लिए तो उसने अपने अंगों पर से नियंत्रण खो दिया और गिर पड़ा। इसमें दिव्य लिखा था। ठीक। उसने कांपते हुए हाथ को ऊपर उठाया और आंखें मलकर यह सुनिश्चित किया कि वह जाग रहा है, या यूं कहें कि होश में था, क्योंकि तकनीकी तौर पर वह अभी भी पुलिस स्टेशन की भूमिगत कोठरी में सो रहा था। इन सभी शब्दावली से भ्रमित होकर सनी ने चुपचाप रोन्स को बुलाया और अपने पहलू का वर्णन करने वाली पंक्तियों को ढूंढ लिया। पहलू छाया दास। पहलू रैंक दिव्य। पहलू विवरण। आप एक मृत देवता द्वारा छोड़ी गई एक चमत्कारी छाया हैं। एक दिव्य छाया के रूप में आपके पास अनेक विचित्र और अद्भुत शक्तियां हैं। हालांकि आपका अस्तित्व खाली और एकाकी है। आप अपने पूर्व स्वामी के निधन पर शोक मनाते हैं और एक नए स्वामी की तलाश में तरसते हैं। जन्मजात क्षमता छाया बंधन। योग्यता विवरण। किसी योग्य गुरु को खोजो और उन्हें अपना सच्चा नाम बताओ। एक बार जब वे इसे जोर से बोलेंगे तो तुम उनकी इच्छा से बंध जाओगे और किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाओगे। किसी छाया के लिए और किसी दिव्य के लिए भी बिना गुरु के विचरण करना अनुचित है। यह पचाने के लिए बहुत कुछ था। सबसे पहले सनी को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने बिल्कुल सही सुना। पहले दुस्वप्न में उसने जो भी कष्ट और भयावहता झेली थी, आखिरकार उसका फल उसे मिल गया। एक दिव्य पहलू, उसे एक दिव्य पहलू प्राप्त हुआ था। जागृति से ऊपर की कोई भी चीज दुर्लभ और बेहद मूल्यवान होती है। आरोही पहलुओं वाले लोग इतने दुर्लभ थे कि विभिन्न गुटों के बीच उनके लिए लड़ाई होती थी। ये गुट स्वयं पारलौकिक या सर्वोच्च पहलुओं वाले विशिष्ट शक्तिशाली लोगों के इर्द गिर्द बने थे, और उसने कभी किसी के दिव्य पहलू प्राप्त करने के बारे में नहीं सुना था। कभी नहीं।
दिव्य उपसर्ग वाली कोई भी चीज ढूंढना इतना मुश्किल था कि वह ज्यादातर मिथकों और किंवदंतियों के दायरे में ही रहती थी। आखिरकार मानव जाति अभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंची थी। अभी एक दशक से थोड़ा ज्यादा ही समय बीता था जब इंसानों ने आखिरकार तीसरे दुष्स्वप्न पर विजय प्राप्त की और अपने मूल को पारलौकिक स्तर तक विकसित करने की क्षमता हासिल की। पारलौकिक या संत, जैसा कि उन्हें वास्तविक दुनिया में कहा जाता था, शक्तिशाली जागृत लोगों ने स्वप्न लोक पर शासन किया, लेकिन वे भी उच्च श्रेणी के दुष्स्वप्न प्राणियों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके बाद सर्वोच्च श्रेणी की स्मृतियां और प्रतिध्वनियां, पवित्र या दिव्य की तो बात ही छोड़िए, बहुत कम रह गईं। यही बात पहलुओं पर भी लागू होती है। और फिर भी सनी को एक ही मिला। वह खुशी और अहंकार से आधा पागल सा मुस्कुराया। हालांकि उसकी खुशी थोड़ी फीकी थी। आखिरकार उसमें एक अजीब जन्मजात क्षमता थी। बेशक उसका किसी का जादुई गुलाम बनने का कोई इरादा नहीं था, अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं थी। भाड़ में जाए वो, लेकिन यह इतना बुरा भी नहीं था। उस नियति से बचने के लिए उसे बस अपना असली नाम छुपाना था। उसके अलावा कोई भी उसकी हैसियत नहीं देख सकता था। इसका मतलब था कि सनी को बस अपना मुंह बंद रखना था और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसका कोई नाम है भी या नहीं। इसका अर्थ था उन सभी लाभों को छोड़ देना जिनका हकदार वह व्यक्ति था जिसे प्रथम दुष्स्वप्न के बाद सच्चा नाम दिया गया था, लेकिन ये सब दिव्य पहलू की तुलना में फीका था। कोई समस्या नहीं, सनी ने मुस्कुराते हुए सोचा। अगर जादू में हंसने की क्षमता होती तो वह उसके विचार सुनकर जरूर हंसती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह फिर से बोलने लगी। पहली मुहर टूट गई है। सुप्त शक्तियों को जागृत करना। अध्याय 16 पुनर्जन्म। छायादास। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। बस 1 महीने में उगाएं नए बाल, कोई केमिकल नहीं, एकदम नेचुरल उपाय। अध्याय 16 पुनर्जन्म। सनी को लगा जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा है। एक चौंकी हुई चीख के साथ उसने अपनी छाती पकड़ ली और अंधेरे में घूरने लगा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। यह एहसास न तो दर्दनाक था और न ही अप्रिय, फिर भी ऐसा था जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को झकझोर कर जगाया जा रहा हो, एक अजीब सी नई ऊर्जा से भर दिया गया हो। हालांकि वो ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत से नहीं आ रही थी, बल्कि वह भीतर से आ रही थी, मानो वह हमेशा से वहां सो रही हो। ऊर्जा उसके अस्तित्व के हर रेशे में भर गई। सनी ने महसूस किया कि उसकी भावनाएं स्पष्ट और तीक्ष्ण होती जा रही हैं। फिर उसका शरीर भी बदलने लगा। उसे लगा जैसे उसकी छाती के बीचों बीच एक छोटा तारा जल रहा हो। उससे ऊष्मा की लहरें निकल रही थीं, जो धीरे धीरे उसके पेट और कंधों तक पहुंच रही थी, फिर उसकी बाहों और पैरों तक, फिर उसके हाथों और पैरों तक। उस गर्मी में उसकी हड्डियां, मांसपेशियां, अंग और रक्तवाहिकाएं फिर से बन रही थीं और उनमें नई जान आ रही थी। सनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हो रहा हो। वह और भी ज्यादा मजबूत, तेज और स्वस्थ होता जा रहा था। यह उत्साहपूर्ण था। हर पल के साथ उसका परिवर्तन और गहरा होता जा रहा था। सनी के दिल में एक नया आत्मविश्वास घर कर रहा था। अब वह कमजोर, नाजुक गली का बच्चा नहीं रहा। वह अब पहले की तरह किसी के भी सामने उतना कमजोर नहीं रहा जो उसे धमकाना चाहता था। प्रथम दुष्स्वप्न की भयावहता के कारण उसकी शक्तियां जागृत हो गई थी और उसकी इच्छा शक्ति क्षीण हो गई थी। अब वह ऐसा व्यक्ति था जिसे आप पार नहीं करना चाहेंगे। कुछ देर बाद उसके सीने में जलता सितारा आखिरकार ठंडा हो गया। उसकी गर्मी की जगह एक सुखद ठंडक ने ले ली। वह ठंडक सनी के शरीर पर छा गई और बरसों से जमा हुए सारे दर्द और बेचैनी को दूर कर गई। फिर वह ऊपर की ओर बढ़ी, उसके दिमाग तक और आखिरकार उसकी आंखों तक। उसकी दृष्टि अजीब तरह से दोगुनी हो गई। वह अब भी तारों के अंतहीन पैटर्न से भरे शून्य को देख सकता था, लेकिन वह कुछ अलग भी देख सकता था। एक शांत शांत अंधेरा समुद्र जो एकाकी काले सूरज से प्रकाशित है। अपनी पिछली जानकारी से सनी जानता था कि यह उसकी तथाकथित आत्मा का सागर है, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। शुरुआत में यह ज्यादा जीवंत होना चाहिए था। ऊपर लगता तारा, जो उसकी आत्मा के मूल का दृश्य प्रतिनिधित्व था, तेज रोशनी से जल रहा था और आत्मा सागर को एक गर्म, चकाचौंध कर देने वाली चमक से भर रहा था। हालांकि सनी की आत्मा अंधकार में और प्रकाशहीन थी। यह आश्चर्यजनक है। उसने काले सूरज को गौर से देखा। गौर से देखने पर पता चला कि वह पारदर्शी था। बस आसपास कोई और बड़ा प्रकाश स्रोत न होने के कारण वह तारा अपने आसपास के वातावरण जितना ही काला दिखाई दे रहा था। और हाँ, यहाँ उसके अलावा किसी का होना जरूरी नहीं था। आखिरकार
वो तो उसकी आत्मा थी, लेकिन सनी को एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी कि कहीं उसकी नज़रों के परे अंधेरे में छुपे बेधगे आकार लगातार हिल रहे थे। वो चाहे जितना भी सिर घुमाए, उसे उनकी एक झलक साफ नहीं दिख रही थी। फिर भी वो एहसास जाता नहीं था। इस पर अभी और समय बर्बाद न करना चाहता हुआ सनी काले सूरज की ओर मुड़ा और आखिरकार उसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए प्रकाश के दो गोले देखे, मानो आत्मा के केंद्र के गुरुत्वाकर्षण कुएं में फंसे हों। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये उसकी यादें थीं, चांदी की घंटी और कठपुतली का कफन। बाद में यहाँ ऐसे दर्जनों गोले होंगे। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो उसे एक डोई को भी मिल जाएंगे। मंत्र की आवाज ने अचानक उसे आत्मा के सागर से बाहर खींच लिया। जागृति पहलू क्षमता, यही है सच्चाई का क्षण, सनी ने सोचा। दिव्य पहलू हो या न हो, उसका निकट भविष्य अभी भी उस पहली पहलू क्षमता पर निर्भर करता था जो उसे प्राप्त होती। स्वप्न लोक में उसकी भूमिका उसकी विशेषताओं पर आधारित होती। अगर यह एक युद्ध क्षमता होती तो वह दुस्वप्न प्राणियों के विरुद्ध खूनी युद्धों में अग्रिम मोर्चे पर सबसे उपयोगी होता। अगर यह जादू टोने से जुड़ी होती तो वह संभवतः एक शक्तिशाली लेकिन कमजोर दूरी से वार करने वाला योद्धा बन जाता। अगर यह उपयोगिता से जुड़ा होता तो वह स्वप्न लोक के पर्दे के पीछे के कामकाज का एक बेहद अहम हिस्सा होता। उपयोगिता क्षमताओं को वास्तविक दुनिया में भी बेहद महत्व दिया जाता था, जहां जागृत व्यक्ति कई ऐसे काम करता था जिनसे वह चलता रहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। अगर वह भाग्यशाली होता तो वह एक चिकित्सक भी बन सकता था। चिकित्सक बहुत दुर्लभ थे और इसीलिए उनकी बहुत मांग थी। पहलू क्षमता अर्जित की गई। पहलू क्षमता का नाम छाया नियंत्रण। सनी ने जल्दी से रूल्स बुलाए। वह अपनी नई क्षमता का विवरण तुरंत पढ़ना चाहता था, लेकिन फिर उसने पहले अपनी पूरी जानकारी देखने का फैसला किया। नाम सिनलेस, सच्चा नाम प्रकाश से खोया हुआ। रैंक स्वप्नदर्शी। छाया कोर निष्क्रिय। छाया टुकड़े 12100। वह क्या है? जहां उसके सोल कोर का रैंक लिखा होना चाहिए था, वहां एक रहस्यमयी शैडो कोर दिखाई दिया। सनी ने उसे पलकें झपकाते हुए देखा। उसने पहले कभी किसी के अलग तरह के कोर के बारे में नहीं सुना था। क्या वह इतना अनोखा था? ये रहस्यमय छाया कोर निश्चित रूप से समझा सकता था कि उसका आत्मा सागर इतना अजीब क्यों लग रहा था। और फिर उसने अपनी नजरें नीचे की ओर घुमाई। छाया अंश काउंटर पर ध्यान दिया। आमतौर पर वहां आत्मा के टुकड़ों की खपत का एक संकेतक होना चाहिए था, हालांकि वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या वास्तव में सभी जागृत लोगों की तुलना में मेरा प्रगति पथ पूरी तरह से अलग है? पटना महिला ने खोजा घरेलू उपाय जो पुरुष ऊर्जा में करता है सुधार। बस 1 महीने में उगाए नए बाल, कोई केमिकल नहीं, एकदम नेचुरल उपाय। यह विचार जितना रोमांचक था उतना ही डरावना भी। संसाधनों के लिए किसी और से न लड़ना एक अविश्वसनीय लाभ था। स्वप्न लोक में अधिकांश मानव समाज आत्मा के टुकड़ों के अधिग्रहण के इर्द गिर्द ही बना था। अगर उसे विकास के लिए उन्हें इकट्ठा करने की जरूरत न होती तो वह न केवल अविश्वसनीय गति से और अधिक शक्तिशाली बन पाता, बल्कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी होता। दूसरी ओर उसे नहीं पता था कि इन छाया टुकड़ों को कैसे हासिल किया जाए। हालांकि उसने किसी तरह 12 टुकड़े पहले ही हासिल कर लिए थे, इसलिए उसे जो कुछ भी करना था वह पहले दुस्वप्न में ही कर चुका था। मुझे इसकी सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। इस निर्णय से संतुष्ट होकर सनी ने रूनों का अध्ययन जारी रखा। यादें, सिल्वर बेल कठपुतली का कफन। प्रतिध्वनियां, विशेषताएं, भाग्यशाली दिव्यता का चिन्ह छाया का बच्चा। पहलू छाया दास। पहलू रैंक दिव्य। पहलू क्षमताएं छाया नियंत्रण। पहलू क्षमता विवरण, आपकी परछाई ज्यादातर परछाइयों से ज्यादा स्वतंत्र है। यह एक अमूल्य सहायक है। इसका मतलब क्या माना जाता है? सनी ने सांस रोककर फिर से विवरण पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उसके ठीक नीचे रूनों का एक नया सेट प्रकट हुआ। इसके साथ ही काले शून्य में स्पेल की आवाज गूंज उठी। सभी शक्तियों की एक कीमत होती है। आपको एक दोष प्राप्त हुआ है। आपका दोष है। सनी ने रून्स को पढ़ा और उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। अरे नहीं, 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 नहीं। अध्याय 17 3 सरल शब्द। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर खोल दी, इस उम्मीद में कि रून्स गायब हो जाएंगे। कृपया चले जाओ, कृपया। लेकिन रनस अभी भी वहां थे, हल्के से चमक रहे थे, मानो उसका मजाक उड़ा रहे हों। दोष, स्पष्ट विवेक, दोष विवरण, आप झूठ नहीं बोल सकते। सनी इन 3 साधारण शब्दों को घूरता रहा, मानो उसके पैरों के नीचे कोई अथाह खाई खुल गई हो।
स्पेल, जो आमतौर पर अपने वर्णनों में बेतुका होता था, इस बार सीधा और सटीक होने का फैसला किया। सिर्फ 3 शब्द थे, उन्होंने उसे कोई चालबाजी करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर मैं झूठ नहीं बोल सकता तो मैं कैसे जीऊंगा? सनी का जिंदा रहना उसकी दूसरों को धोखा देने और उन्हें मात देने की क्षमता पर निर्भर था। यहाँ तक कि जादू ने भी उसे उसके विश्वासघात के लिए बधाई दी थी। झूठ बोलने की क्षमता के बिना वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। उल्लेख नहीं करना। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल रुकने वाला है। अगर वह सच ही बोल सकता था तो अपना असली नाम कैसे छिपा सकता था? क्या कोई भी उसे 2-4 मासूम सवाल पूछकर आज्ञाकारी गुलाम नहीं बना सकता था? सनी चीखने और गाली देने ही वाला था, लेकिन उसी समय स्पेल ने फिर से बात की। उठो! प्रकाश से भटके हुए काला शून्य घूम गया और गायब हो गया। तारांकन तारांकन तारांकन। सनी ने अपनी आंखें खोलीं। पुलिस स्टेशन की तिजोरी की बख्तरबंद छत उसके ऊपर लटक रही थी। कोई भी इसे खूबसूरत नहीं कहेगा, लेकिन उसके लिए ये सबसे शानदार नज़ारा था। अब उसे एहसास हुआ कि उसने असली दुनिया को कितना खो दिया था। ये सुरक्षित और जाना पहचाना था। वहाँ कोई राक्षस या गुलाम नहीं थे। खैर, कम से कम आधिकारिक तौर पर तो नहीं। यातनापूर्ण मौत का कोई निरंतर भय नहीं था। ये घर था। इसके अलावा सनी को अद्भुत एहसास हुआ। दुर्स्वप्न के दौरान उसकी हड्डियों में जो ठंड गहराई तक समा गई थी, वह अब गायब हो गई थी, और साथ ही वह सारा दर्द भी जो उसके घायल शरीर को दिन ब दिन सहना पड़ रहा था। उसके पैरों और कलाइयों में दर्द नहीं था, उसकी पीठ कोड़े की मार भूल गई थी, और वह सांस भी ले पा रहा था, बिना यह महसूस किए कि उसकी टूटी हुई पसलियों के नुकीले किनारे उसके फेफड़ों में और गहराई तक चुभ रहे थे। क्या आशीर्वाद है! दर्द का अचानक गायब हो जाना और शरीर में नई स्फूर्ति भर जाना सनी को लगभग रोने पर मजबूर कर देता है। मैं सचमुच बच गया। उसने धीरे से नीचे देखा और फिर हौंफते हुए जम गया। उसके सुदृढ़ चिकित्सा बिस्तर के पास रखी एक सस्ती प्लास्टिक की कुर्सी पर वह सबसे सुंदर महिला बैठी थी जिसे उसने कभी देखा था। उसके छोटे काले काले बाल और बर्फीली नीली आंखें थीं। उसकी बेदाग त्वचा चिकनी, कोमल और बर्फ जैसी सफ़ेद थी। दरअसल सनी पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा था जो खुद उसके जैसा गोरा था। हालांकि सनी का पीलापन अजीब और अस्वस्थ लग रहा था, लेकिन वह खूबसूरत अजनबी वाकई कमाल का था। वह महिला लगभग 20 साल की लग रही थी। उसने गहरे नीले रंग की वर्दी, चांदी के एपॉलेट और काले चमड़े के जूते पहने हुए थे। उसकी वर्दी का जैकेट लापरवाही से खुला हुआ था, जिससे उसके नीचे एक काली टैंक टॉप दिखाई दे रही थी। इस समय वह अपनी बाहें सिर के ऊपर फैला रही थी, साफ तौर पर ऊब और नींद से भरी हुई। इस हरकत से पतला कपड़ा और कस गया, जिससे उसके भरे हुए स्तन और भी ज्यादा उभर आए। मंत्रमुग्ध सनी को ये बात लगभग नजरअंदाज हो गई कि महिला की बाईं बांह पर कंधे का चिन्ह बना हुआ था। उस पर 3 सितारे बने थे। 3 सितारे, हो, उसने ध्यान भटका कर सोचा। 3 सितारे मतलब एक आरोही। हो, हाँ, रुको, एक आरोही। लेकिन इससे पहले कि सनी इस शब्द का अर्थ पूरी तरह समझ पाता, उसे एहसास हुआ कि वह महिला भी उसे घूर रही थी। तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा। उसकी आवाज में हास्य का एक कण भी नहीं था। सनी ने शर्मिंदा होकर 1-2 बार पलकें झपकाईं और जल्दी से बहाना बना लिया। फिर उसने मुंह खोला और जवाब दिया, आपके स्तन। 1 सेकंड बाद उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह ये शब्द कहने की सोच ही नहीं रहा था। उसका मुंह अपने आप ही हिल गया। अचानक उसके मन में भय की लहर दौड़ गई। औरत आंखों में एक खतरनाक चमक लिए धीरे से मुस्कुराई। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सनी के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। सनी का पूरा शरीर घूम गया था। अगर उसे बांधे हुए बंधन न होते तो शायद वह बिस्तर से उछलकर गिर जाता। एक पल के लिए तो उसे तारे भी दिखाई देने लगे, लेकिन फिर भी इसे आसानी से छूट माना जा सकता है। एक आरोही, वो महिला एक आरोही थी। वह अपनी एक उंगली के झटके से उसका सिर फाड़ सकती थी। उसे इतने शक्तिशाली व्यक्ति को अपमानित करने की क्या जरूरत थी? इस बीच महिला ने अपना गला साफ किया और अपनी दोनों बाहें क्रॉस कर लीं। क्या अब तुम जाग गए हो? सनी ने अपना सुन्न गाल पकड़ा और सावधानी से सिर हिलाया। अच्छा, मैं तुम्हें एक सलाह दूं, जो भी मन में आए उसे यूं ही मत कहो। खासकर लड़कियों से। ऐसा नहीं है कि तुमने पहले कोई लड़की नहीं देखी है ना? कहो, धन्यवाद, मैं निश्चित रूप से नहीं करूंगा। सनी ने सोचा, लेकिन इसके बजाय उसका मुंह अपने आप हिल गया और उसने कहा, मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन आप जैसा सुंदर कोई नहीं।
फिर वह पीछे हट गया, उसका चेहरा झींगे की तरह लाल हो गया। महिला कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही और फिर जोर से हंसने लगी। मुझे लगता है कि आप ज्यादातर जागृत लोगों से नहीं मिले हैं। जागृत लोगों के मानकों के हिसाब से मैं औसत से नीचे हूँ। सनी ने संदेह से उसकी ओर देखा। महिला ने अपना सिर हिलाया। जैसे जैसे आपकी आत्मा का मूल विकसित होता है, शरीर अपनी सभी खामियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए एक अनाकर्षक जागृत व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है, खासकर शक्तिशाली लोगों के बीच। लंबे समय तक जिए और हो सकता है कि आप स्वयं एक फूल बालक बन जाएं। फिर उसने उसे गौर से देखा और कहा, ठीक है, शायद। खैर, चूंकि तुम जाग गए हो, जीवितों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अपने पहले दुर्स्वप्न से बचने के लिए बधाई। स्लीपर्स इन लेस। तारानकन तारानकन तारानकन, स्लीपर्स इन लेस। अब लोग उसे इसी नाम से संबोधित करते थे, कम से कम शीतकालीन संक्रांति तक के कुछ दिनों के अंतराल में। उसके बाद वह या तो स्वप्न लोक से जागृत होकर लौटता था या फिर वापस ही नहीं लौटता था। अपने नाम के आगे कोई उपाधि लगाना अजीब लगता था। पहले सनी को नाम से भी कम ही पुकारा जाता था। लोग उसे ज्यादातर लड़का, गुंडा, बदमाश या अरे तुम जैसे नामों से पुकारते थे, लेकिन अब तो उसके पास एक उपाधि भी थी, स्लीपर्स इन लेस। दरअसल सही शब्द ड्रीम था, लेकिन दुर्स्वप्न मंत्र से संक्रमित लोगों के लिए मनुष्यों के अपने शब्द थे। जिन वाहकों ने अभी अभी अपना पहला दुर्स्वप्न पूरा किया था, उन्हें स्लीपर कहा जाता था क्योंकि वे मंत्र के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते थे। मूलतः एक बार जब उसकी आत्मा मंत्र में प्रवेश कर जाती तो उसका शरीर निद्रा में चला जाता। ये निद्रा कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक जारी रहती, चाहे उसे स्वप्न लोक से बाहर निकलने में कितना भी समय लगे। इसीलिए इसे स्लीप कहा गया। एक बार जब वह बच निकलता है और जागृत हो जाता है, तो वह दिन में सामान्य जीवन जीता है और हर बार नींद आने पर स्वप्न लोक में लौट जाता है। जागृत लोगों को मंत्र और मनुष्य एक ही नाम से पुकारते थे। ये शब्द कभी कभी सभी वाहकों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। फिर अगर वह दूसरे दुर्स्वप्न में प्रवेश करने का फैसला करता और बच जाता, तो वह आरोही बन जाता। लोग उन्हें गुरु कहते थे। गुरु अपनी इच्छानुसार स्वप्न लोक में प्रवेश और निकास कर सकते थे। कुछ तो वहां कभी वापस न आने का भी फैसला करते थे। इससे भी बढ़कर वे दुनियाओं के बीच केवल आत्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि भौतिक रूप से भी यात्रा करते थे। और फिर गुरुओं से भी ऊपर संत थे, जिन्होंने तीसरे दुर्स्वप्न पर विजय प्राप्त की थी और स्वयं को पारलौकिक कहलाने का अधिकार अर्जित किया था। वे अर्ध देवताओं जितने शक्तिशाली थे और उससे भी अधिक दुर्लभ। वे न केवल वास्तविक दुनिया और स्वप्न लोक के बीच यात्रा कर सकते थे, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ ले जा सकते थे। लेकिन मास्टर्स पर वापस आते हुए खूबसूरत महिला खड़ी हुई और मजबूत मेडिकल बेड के पास पहुंची। अभ्यास के साथ उसने सनी को जकड़े हुए बंधन को खोलना शुरू कर दिया। मैं आरोही जेट हूँ, आप मुझे मास्टर जेट कह सकते हैं। पिछले 3 दिनों से मैं आपके दुर्स्वप्न के कारण निगरानी ड्यूटी पर था। ठीक है, सोने से पहले पुलिस वाले ने मुझे बताया कि कुछ घंटों में एक जागृत प्राणी मेरी हालत पर नजर रखने आएगा। अगर मैं मर गया और उसे जाने दिया, तो उस दुर्स्वप्न प्राणी को मार डालेगा। सनी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था। उसे डर था कि कहीं सारी सच्चाई सामने न आ जाए। लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो उसे जाननी ही थीं। मास्टर जेट, मेरा एक प्रश्न है। जारी रखें। एक मास्टर को निगरानी ड्यूटी पर क्यों रखा जाएगा? क्या ये आपके वेतन स्तर से नीचे नहीं है? जेट ने उसे गहरी नज़र से देखा। तुम जितना दिखते हो उससे कहीं ज्यादा समझदार हो। हाल ही में इस सेक्टर में कई द्वार खुले थे। ज्यादातर स्थानीय जागरूक लोग या तो घायल हैं या सफाई में व्यस्त हैं या मर चुके हैं। शीत संक्रांति के आसपास हमेशा ऐसा ही होता है। उसने अंतिम बंधन खोला और एक कदम पीछे हट गई। इसके अलावा बहुत से जागरूक लोग मेरी तरह सीधे सरकार के लिए काम नहीं करते। यह अब तक का सबसे कम आकर्षक या गौरवशाली पेशा है जिसे हम में से कोई भी चुन सकता है। क्या आप केवल परोपकार और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर अत्यंत कठिन घंटों तक काम करने और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए धन और प्रसिद्धि को त्याग देंगे? सनी कुछ चापलूसी भरा कहना चाहता था, लेकिन उसने मास्टर जेट की आंखों में सीधे देखा और मुस्कुरा दिया। बिल्कुल नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। धिक्कार है इस दोष पर, धिक्कार है। वह उसे बेरुखी से घूर रही थी। सनी को लगा कि उसे फिर से थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन इसके बजाय जेट मुस्कुराया। देखो, मैं सही था। तुम सचमुच बहुत होशियार हो। अध्याय 18 प्रकाश का अभाव। सनी गर्म पानी से नहा रहा था। उनकी छोटी सी बातचीत के बाद
मास्टर जैक ने उसे यह कहते हुए साफ करने के लिए भेज दिया कि उससे दुस्वप्न जैसी बदबू आ रही है। जादू की अप्राकृतिक नींद शरीर के चयापचय को धीमा कर देती है और उसे जिस चिकित्सा उपकरण में बांधा गया था उसे बाकी सब संभालना था, लेकिन फिर भी वह पूरे 3 दिन सोता रहा। भले ही ये केवल मनोवैज्ञानिक था, लेकिन रक्तपात और निराशा की गंध उसके चारों ओर बनी रही। आह, मैं स्वर्ग में हूँ, सनी ने सोचा और अस्थायी रूप से फ्लॉ की आसनापदा के बारे में भूलने की इच्छा व्यक्त की। वह पुलिस स्टेशन के शौवा में अकेला था, गर्म पानी की धारों के नीचे आराम कर रहा था। कुछ देर बाद सनी ने अनिच्छा से नल बंद कर दिया और तौलिया रैक की तरफ चला गया। संयोग से उसने खुद को आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। उसके शरीर में आए बदलाव सूक्ष्म थे, लेकिन ध्यान देने योग्य थे। उसकी गोरी त्वचा थोड़ी स्वस्थ लग रही थी, उसकी मांसपेशियां थोड़ी ज्यादा उभरी हुई थीं। वह पहले जैसा दुबला पतला और कमजोर नहीं, बल्कि दुबला पतला लग रहा था। उसके काले बालों में हल्की चमक और आंखों में चमक थी। हालांकि वह अभी भी छोटा था, कम से कम कहें तो वह मर्दाना सुंदरता की कोई मिसाल नहीं था। फूलों का लड़का है ना, सनी ने कड़वाहट से भरकर सोचा। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और वह ठिठक गया। जैसे ही वह खुद को आईने में देख रहा था, उसकी परछाई का प्रतिबिंब हिलता हुआ सा लगा, मानो परछाई ने अपना सिर नीचे कर लिया हो और चुपचाप अपने चेहरे पर हाथ रख लिया हो। सनी ने जल्दी से पलटकर अपनी परछाई को घबराई हुई नजरों से देखा। हालांकि सब कुछ सामान्य लग रहा था। परछाई ठीक वही कर रही थी जो उसे करना चाहिए था, उसकी हर हरकत दोहरा रही थी। मैंने तुम्हें साफ साफ हिलते हुए देखा, उसने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहा। तुम तो बस अपने आप ही हिल गए हो, है ना? सनी ने छाया को घूरा, जिसने आज्ञाकारी भाव से उसे घूरा। तुम हिले या नहीं? छाया ने उत्साह से अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हारा नहीं कहने का क्या मतलब है? तुमने तो बस अपना सिर हिलाया है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? छाया ने कुछ देर सोचा और फिर कंधे उचका दिए। सनी का मुंह खुला का खुला रह गया। आपकी परछाई अधिकांश लोगों से अधिक स्वतंत्र है। यह एक अमूल्य सहायक है, उन्होंने अंततः बुदबुदाया। ठीक है, इस तरह से स्पैल ने उसकी पहलू क्षमता का वर्णन किया था। लेकिन उसकी छाया वास्तव में क्या कर सकती थी? उन्होंने थोड़ा प्रयोग करने का निर्णय लिया। अरे मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो? छाया शांत और गतिहीन थी। ठीक है, इसमें स्वर तंत्री नहीं है। बस 1 महीने में उगाए नए बाल, कोई केमिकल नहीं, एकदम नेचुरल उपाय। अल्फा हेयर ऑयल एड्स बाय पॉप फ्यूचर। मानो इसमें कोई तुक हो। परछाई में भी मांसपेशियां नहीं होती, फिर भी वह हिलना जानती थी। ओह, मुझे दिखाओ। कोई प्रतिक्रिया नहीं। ऐसा लगता है कि परछाई अंधेरे का एक साधारण बेजान धब्बा बनकर संतुष्ट थी। सनी ने आह भरी। मैं ये गलत कर रहा हूँ। स्वतंत्र हो या न हो, परछाई तो उसका एक हिस्सा थी। यह उसकी पहलू क्षमता का प्रकटीकरण था। इसलिए परछाई से पूछने के बजाय उसे खुद से पूछना चाहिए था। बात नहीं करोगे क्या? सनी ने आंखें बंद कर ली और अपनी अनुभूति को भीतर की ओर मोड़ दिया। वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद पहली बार खुद को तलाश रहा था। उसने अपने दिल की धड़कन, अपनी छाती का लगातार ऊपर उठना, शॉवर रूम की हल्की ठंडक महसूस की। उसने टाइल वाले फर्श पर पानी की बूंदें गिरती सुनी, अपनी त्वचा पर छनकर आती हवा का स्पर्श महसूस किया। और वहां उसकी चेतना के किनारे पर कुछ नया, एक पूर्णतया नया अर्थ। सनी ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और अचानक उसके सामने एक पूरी नई दुनिया खुल गई। इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था, ठीक वैसे ही जैसे सुनने या छूने का एहसास बताना मुश्किल होता है। ऐसा लगता था मानो वह अपने चारों ओर मौजूद विशाल आकृतियों के साथ संवाद कर सकता था और उनके आकार तथा आसपास के स्थान की समझ प्राप्त कर सकता था, जो उसके मन तथा एक दूसरे पर पड़ने वाले दबाव की विभिन्न डिग्री द्वारा निर्देशित होता था। ये समझ स्वाभाविक रूप से और तुरंत एक सहज प्रवृत्ति की तरह आई। ये आकृतियां परछाइयां थीं, और उनमें से एक, जो सबसे बड़ी नहीं बल्कि सबसे गहरी थी, किसी बाहरी चीज जैसी नहीं लग रही थी। वह उसकी आत्मा का एक हिस्सा सा लग रहा था। एक बार जब सनी को इसका एहसास हो गया, तो वह परछाई को भी वैसे ही महसूस कर सका जैसे वह अपने अंगों को महसूस करता था। बस बात ये थी कि उसके अंग मांस से बने थे और परछाई प्रकाश की अनुपस्थिति से बनी थी। सनी ने आंखें खोली और परछाई को देखा। फिर एक विचार के साथ उसने उसे हाथ उठाने के लिए कहा। छाया ने एक हाथ उठाया। उसने चाहा कि वह बैठे, खड़ा हो, घूमे, लात मारे। फिर उसने चाहा कि वह आकार बदले, एक वृत्त में बदले, फिर एक रेखा में, फिर एक राक्षस में, और अंत में वापस अपने ही आकार में।
परछाई पानी की तरह चंचल और तरल थी। बस एक ही चीज स्थिर थी, उसका आकार। हाँ, कैसा रहेगा? छाया ने मुंह बनाया, फिर अनिच्छा से अपने अंगूठे ऊपर उठाए। लेकिन आप कैसे उपयोगी हैं? उसने परछाई को तौलिया रैक पर मारने का आदेश दिया। परछाई आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ी और एक जोरदार लात मारी। बेशक, चूंकि वह सिर्फ एक परछाई थी, उसका पैर तौलियों के ऊपर से बिना किसी नुकसान के गुजर गया और तौलियों को जरा भी हिलाए नहीं। क्या यही सब है? आप कर सकते हैं। उसके मन में उस शक्तिशाली तानाशाह को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ती छाया की छवि बेरहमी से टूटकर बिखर गई। ऐसा लग रहा था कि अब वह छाया देवता से कभी मुकाबला नहीं कर पाएगा। कितना अफसोस है। साय ने उसे तिरस्कार से देखा, फिर उसने कंधे उचका दिए और हिलना डुलना बंद कर दिया, साफ तौर पर नाराज। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। सनी ने आह भरी और रैक से एक तौलिया उठाया। ठीक है, मैं बाद में इसका पता लगाऊंगा। तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ मिनट बाद वह पुलिस द्वारा जारी किया गया एक साफ सुथरा ट्रैकसूट पहने हुए कैफेटेरिया की ओर जा रहा था। मास्टर जेट एक मेज पर उसका इंतजार कर रही थी। उनके सामने भाप से भरे सिंथेटिक खाने से भरी 2 ट्रे रखी थी। अपनी मदद स्वयं करें। सनी ने सस्ते दलिया पर नजर डाली, जो बाहरी इलाकों में उसके द्वारा खाए जाने वाले खाने से ज्यादा अलग नहीं था, और आह भरी। पता नहीं, स्लीपर बनने के बाद उसे पहले खाने में ज्यादा लजीज होने की उम्मीद थी। फिर भी ये भोजन था। वह बैठ गया और बड़े चाव से दलिया खाने लगा। उसे बहुत भूख लगी थी। इस प्रक्रिया में उसके विचार भटकने लगे। सनी ने जैक पर एक नज़र डाली और सोचने लगा। जादू ने उसे एक गुरु ढूंढने को कहा, और अगले ही पल उसने देखा कि एक महिला उसके सामने खड़ी थी जो खुद को गुरु कह रही थी। उसने कल्पना करने की कोशिश की कि वह भी उसके जैसी किसी की आज्ञाकारी दासी होगी। उसके मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। तुम्हें पता है, सनी, उसने गहरे व्यंग्य से सोचा, तुम्हारी किस्मत को देखते हुए यही सही मौका होगा जब वह पूछेगी, आप किस बारे में सोच रहे हैं? सनी का गला घुट गया। उसे लगा जैसे उसका मुंह खुलने लगा है, और उसने पूरी ताकत लगाकर चुप रहने की कोशिश की। एक पल बिना कुछ बोले गुजर गया। फिर उसके मन में एक अजीब सा दबाव उठा, जो जल्द ही असहनीय दर्द में बदल गया। उसने कुछ सेकंड और सहा, फिर हार मान ली। मैं सोच रहा था कि यह आपके लिए सही समय होगा कि आप मुझसे पूछें कि मैं क्या सोच रहा हूं, उन्होंने अंततः कहा। जैक ने उसे अजीब नज़र से देखा। ठीक है, क्या आपका खाना लगभग खत्म हो गया है? सनी ने सिर हिलाया। तो फिर मैं शुरू करता हूँ। प्रोटोकॉल के मुताबिक मुझे आपको कुछ बातें बतानी हैं। ये बस एक औपचारिकता है। सबसे पहले आपके दुष्स्वप्न के बारे में। उसने उसकी ओर देखा और आह भरी। आप मुफ्त मनोवैज्ञानिक परामर्श पाने के हकदार हैं। चाहे आपने किसी भी दर्दनाक अनुभव का सामना किया हो, मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। आपका मन आपके शरीर जितना ही महत्वपूर्ण है, इसे स्वस्थ रखना ही सही है। क्या आप रुचि रखते हैं? सनी ने सिर हिलाया। जैक ने कंधे उचकाए और आगे कहा, जैसी आपकी इच्छा, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। क्या ये बहुत मुश्किल था? वह कैसे उत्तर दे सकता था? यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक खराब था और बिल्कुल उतना ही बुरा था जितना मैंने सोचा था। उस स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर उसने सिर हिलाया। पब फ्यूचर एड्स, यह अच्छा रवैया है। मैं अब और पूछताछ नहीं करूंगा। हम बाहरी चूहे लोगों की सोच से कहीं ज्यादा लचीले हैं। सनी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मास्टर जेट, आप बाहरी इलाके में पले बड़े हैं। वह मुस्कुराए। क्या मेरे उत्तम शिष्टाचार और चमकदार बाहरी रूप के कारण आप यह नहीं बता सकते? वह आश्चर्यचकित होकर 1-2 बार पलकें झपकाता रहा। मैं कुछ भी नहीं बता सकता। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, क्या जागृत लोगों में हमारे जैसे बहुत से लोग हैं? जैक की मुस्कान गायब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। जैसी कि उम्मीद थी, हालात वाकई उनके जैसे लोगों के खिलाफ थे। इसी वजह से जेट के प्रतीक चिन्ह पर लगे 3 सितारे और भी खास हो गए। एक दिन मैं भी मास्टर बनूंगा। अगर वह ऐसा कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो अब क्या होगा? तुम्हें मुझे और क्या बताना होगा? सनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद उसे क्या करना है। शीतकालीन संक्रांति बस कुछ ही हफ्ते दूर थी। जैक पीछे झुका और जवाब दिया, बस इतना ही। कुछ अतिरिक्त चुनौतियां हैं जिनसे आपको गुजरना होगा, जिनमें से ज्यादातर आपके परिवार से जुड़ी हैं, लेकिन खैर, मैंने आपकी फाइल पढ़ ली है, इसलिए मुझे पता है कि यह लागू नहीं होती। अब बस ये तय करना बाकी है कि आप स्वप्न लोक में अपनी पहली यात्रा की तैयारी कैसे करेंगे।
उसने अपने संचारक की ओर देखा और मुंह बना लिया। मुझे रुकना ही होगा, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। सबसे पहले तो तुम जो चाहो करने के लिए आज़ाद हो। कोई तुम्हें कोई खास फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। कहने का मतलब है, तुम खुद तैयारी करना चुन सकते हो या बिल्कुल भी तैयारी नहीं करना। जब तक बत्तियां बुझ न जाएं, पार्टी करो। सनी को पार्टी करना बहुत पसंद नहीं था। हालांकि मैं ऐसा न करने की सलाह दूंगा। स्लीपर होने के नाते आप अवेकेंड अकादमी में दाखिला लेने के भी हकदार हैं। आपको भोजन, आवास और तैयारी कक्षाओं के विस्तृत विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। साल के इतने अंतिम समय में आप ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कुछ न सीखने से तो यही बेहतर है। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर बोली, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन अधिकांश लोगों से परिचित हो जाएंगे जो आपके साथ स्वप्न लोक में प्रवेश करेंगे। उनमें से कुछ जीवन भर के लिए आपके साथी बन सकते हैं। मास्टर जैक ने जो कहा था, उसे पढ़ते हुए सनी ने कहा, और कुछ लोग जादू के अंदर जाने के बाद उस जीवन को समाप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अकादमी ले जाऊं? सनी ने सोचा। अजीब बात यह थी कि उसका दोस्त चुप था, उसे किसी भी तरह जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है? अंततः उसने अपनी खाली ट्रे की ओर देखा और निर्णय लिया। आप कहते हैं कि मुफ्त आवास और भोजन मिलेगा? हाँ, मैं अकादमी जाना चाहता हूँ। अध्याय 19 पुल पार करना। सनी जागृत अकादमी के विशाल, अविनाशी लाल दरवाजों के सामने खड़ा था। अकादमी दरअसल शहर के भीतर एक शहर थी। इसे एक किले की तरह बनाया गया था, जिसमें कठोर मिश्र धातु से बनी एक ऊंची दीवार, गहरी खाई और अनगिनत बड़े कैलिबर बुर्ज थे, जिन्हें एक घातक वायु दमन गुंबद बनाने के लिए निश्चित स्थानों पर रखा गया था। कोई भी दुर्लभ प्राणी, यहाँ तक कि विशालकाय दैत्य भी, इसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता था। यह एक पौराणिक जगह थी। दरअसल कई लोकप्रिय वेबटून, युवा नाटक और उपन्यास इसी दीवार के पीछे रचे गए थे। युवा जागृत नायकों के रोमांच, प्रतिद्वंद्विता और रोमांटिक उलझनें आधुनिक मनोरंजन का मुख्य विषय थी। सनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह सचमुच इन नायकों में से एक बनेंगे। बेशक असल में हालात मीडिया में दिखाए गए दिखावे से बहुत अलग थे। उससे भी बढ़कर सपनों के साम्राज्य में कदम रखने से पहले उसके पास यहाँ बिताने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते थे। अगर वह चाहता भी, तो किसी भी तरह की उलझन के लिए पर्याप्त समय नहीं था। और वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। उसे जीवित रहना सीखना था, न कि ऐसी बकवास पर समय बर्बाद करना था। बर्फ धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी। अकादमी के गेट के सामने ठंड और सन्नाटा था। सनी के अलावा वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति था, एक और नया स्लीपर, अगर उसे अंदाजा हो तो। वह लगभग उसकी उम्र की एक लंबी, दुबली पतली लड़की थी, जिसकी आंखें साफ और स्लेटी थीं और चेहरे पर एक अलग सा भाव था। उसके बाल अजीब से चांदी जैसे सफ़ेद थे, जो छोटे कटे हुए थे और बड़े करीने से एक तरफ बांटे हुए थे। बिल्कुल उसकी तरह उसने भी पुलिस द्वारा जारी किया गया ट्रैकसूट पहना हुआ था और उसके पास कोई निजी सामान नहीं था। उसके सिर पर पुराने जमाने के हेडफोन थे। जब वे इंतजार कर रहे थे, वह शांति से संगीत सुन रही थी। चांदी के बालों वाली उस लड़की में एक खास तरह की चमक थी, मानो वो दुनिया से अलग हो। वो आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर लग रही थी, लेकिन थोड़ी अकेली भी। सनी कोई बातचीत शुरू नहीं करने वाला था। कौन जाने उस कमीनी गलती की वजह से वो खुद को किस मुसीबत में डाल लेगा। बेहतर यही था कि वो अपने तक ही सीमित रहे। उसने लड़की की ओर देखा और आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि उसमें क्या दोष है। आखिरकार दरवाजे खुलने लगे। मजबूत धातु की विशाल, बेहद मोटी चादर धीरे धीरे नीचे उतरती गई और एक लंबा पुल बन गया। सनी ने गंभीर निश्चय के साथ आगे देखा। मास्टर जैक के अंतिम शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तारानकन तारानकन तारानकन। अकादमी जाते हुए सनी ज्यादा कुछ नहीं बोला। जैक के निजी वाहन की खिड़की से शहर के नज़ारे देखते रहे। दरअसल ये पहली बार था जब वह पीटीवी में बैठा था। शहर के ज्यादातर लोग लाइसेंस पाने और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी ऐसी गाड़ी खरीदने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। वह 1 या 2 बार पुलिस की गाड़ी के पीछे बैठ चुका था, लेकिन वह एक बिल्कुल अलग अनुभव था। किसी समय मास्टर जैक ने उसकी ओर देखा और कहा, चूंकि हम दोनों ही बाहरी इलाके से आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें 3 सलाह दूंगा। तुम मेरी बात मानो या न मानो, ये तुम्हारा मामला है। सनी ने अपना सिर घुमाया और प्रतीक्षा करने लगा। पहला, एक बार जब आप अकादमी में पंजीकृत हो जाएंगे, तो वे आपको फिर से मनोवैज्ञानिक परामर्श देंगे।
नाइटमेयर में अपने अनुभव और अपने मूल्यांकन का विवरण साझा करने पर आपको एक मूल्यवान पुरस्कार भी मिलेगा। आपको एक आत्मा का टुकड़ा मिलेगा, शायद कई भी उनकी भौहों पर बल पड़े। क्या आप मुझे फिर से मनोचिकित्सक के पास जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं? जैक ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें मना करने को कह रहा हूँ। आश्चर्यचकित होकर सनी ने अपनी भौहें उठाईं। क्यों? उसके उत्तर देने से पहले कुछ देर तक विराम लगा। तुम समझने के लिए बहुत नासमझ हो, लेकिन स्वप्न लोक में दुर्स्वप्न प्राणी ही एकमात्र खतरा नहीं है। एक बार जब तुम पर्याप्त शक्तिशाली हो जाओगे, तो मनुष्य भी उतना ही खतरा बन जाएंगे। वे तुम्हारे पहलू के बारे में जितना कम जानेंगे, उतना ही बेहतर होगा। तो यह ऐसा ही है। किसी शक्तिशाली जागृत व्यक्ति को हराने का सबसे आसान तरीका है उसकी कमजोरी का इस्तेमाल करना। इसीलिए अकादमी में युवा मूर्खों को अपने पहलुओं की जानकारी साझा करने के लिए तरह तरह से प्रोत्साहित किया जाता है। मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार आपकी जानकारी लीक कर देगी, लेकिन एक बार जब दो लोग कोई राज जान लेते हैं, तो वह राज नहीं रह जाता। और सरकार के लिए बहुत से लोग काम करते हैं। ये बात बहुत मायने रखती है। धन्यवाद, मास्टर जेट। उसने उसे सिर हिलाकर स्वीकृति दी। दूसरा, चुनने के लिए बहुत सारे पाठ्यक्रम होंगे। सभी प्रकार के युद्ध प्रशिक्षण, दुर्स्वप्न प्राणी श्रेणियों और कमजोरियों में गहन जानकारी, विभिन्न प्रकार के जादू टोने की मूल बातें, कलाकृतियों का अध्ययन आदि। सनी घबरा गया। दरअसल वह पहले से ही इस बात को लेकर परेशान था कि किस हथियार से ट्रेनिंग ले। किसी हथियार में महारत हासिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय काफी नहीं था, लेकिन कम से कम उसे उसकी बुनियादी समझ तो हो ही जाएगी। इन सब बातों की परवाह मत करो। तुम्हारे पास केवल एक ही कोर्स है जिसके लिए समय है, वह है जंगल में जीवन रक्षा। उसने पलकें झपकाईं। क्या? जैक ने उसकी ओर देखा। शहर के बच्चों के लिए यह अलग बात है, जो स्कूल में और अपने शिक्षकों से हर तरह की उपयोगी चीजें सीखते हैं। लेकिन हमारे पास ये सुविधा नहीं है, है ना? दुर्स्वप्न के दौरान आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या था? सनी ने सोचा। ऊपरी तौर पर उसके सामने सबसे खतरनाक चीज तानाशाह थी, उसके बाद हीरो 9 का औरो, लेकिन असल में आखिर में उसे लगभग मार ही डालने वाली चीज थी ठंड। जैक मुस्कुराया। होशियार, तुम सिर्फ शहर में ही जिंदा रहना जानते हो, लेकिन सपनों का साम्राज्य ज्यादातर जंगलों से बना है। क्या तुम आग जलाना जानते हो? खाना कैसे इकट्ठा करते हो? सुरक्षित आश्रय कैसे ढूंढते हो? नहीं, राक्षसों से लड़ना जरूरी है, लेकिन अगर तुम भूख से या मौसम की मार से मर गए तो ये बेकार होगा। मेरा विश्वास करो, मैंने इसे बहुत मुश्किल से सीखा है। सनी ने खुद पर गुस्सा करते हुए सिर हिलाया। बात साफ थी, फिर भी उसने इन साधारण सी लगने वाली बातों के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। वह अपनी पिछली आदतों और अनुभवों से अंधा हो चुका था। मानव मस्तिष्क भी ऐसा ही था। एक बार किसी खास तरह की जीवनशैली का आदी हो जाने के बाद पहले से ही परिचित दिनचर्या से आगे देखना मुश्किल हो जाता था। यह आलसी सोच का सबसे बुरा रूप था। तभी मास्टर जैक ने कार रोक दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। सनी उनके पीछे पीछे गया और सामने लगे विशाल धातु के दरवाजों को देखकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये था प्रसिद्ध जागृत अकादमी। कुछ सेकंड के बाद उसने अपना आश्चर्य दूर किया और अपने वरिष्ठ की ओर मुड़ा। मैं यहीं तक जाऊंगी, उसने अकादमी की दीवारों की ओर उदास नजरों से देखते हुए कहा। मैंने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है। थोड़ी देर में कोई तुम्हें लेने आएगा। उसकी बर्फीली नीली आंखों की गहराई में कुछ अंधेरा था। सनी को अचानक अपने पूरे शरीर में एक ठंडी सी अनुभूति हुई। तीसरी सलाह क्या है? मास्टर जैक ने उसकी ओर देखा, फिर आह भरी। याद रखें, स्वप्न लोक में कोई भी अकेले जीवित नहीं रह सकता। यह कोई राय नहीं, बल्कि सच्चाई है। अपने साथियों के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करें, भले ही वे आपके साथ अच्छा व्यवहार न करते हों। इससे आपकी जान बच सकती है। फिर वह अचानक मुस्कुराए और उसके कंधे पर थपथपाया। अब तक जीवित रहकर आपने अच्छा किया। भविष्य में भी खुद को जीवित रखना सुनिश्चित करें। फिर वह अपनी पीटीवी में वापस बैठी और चली गई। बस ऐसे ही वह चली गई। तारानकन तारानकन तारानकन। धातु के पुल का सिरा जमीन में बने खास खांचों से टकराया और तेज क्लिक की आवाज के बाद रुक गया। सनी ने आगे देखा और सोचने लगा कि अगले 4 हफ्तों में उसकी जिंदगी कैसी होगी। अपनी कमियों और पहलुओं को गुप्त रखें, जंगल में जीवित रहना सीखें, दूसरे स्लीपर्स के साथ अच्छा व्यवहार करें। यह ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन किसी कारण से उसे यकीन था कि ये हफ्ते उसके पहले बुरे सपने जितने ही चुनौतीपूर्ण होंगे, या शायद उससे भी बदतर। ऐसी किसी भी चिंता से मुक्त,
चांदी के बालों वाली लड़की आगे बढ़ी और पुल पर कदम रखा। सनी ने आह भरी और अनिच्छा से उसके पीछे चला गया। अध्याय 20 एक बार फिर बहिष्कृत। परिसर का स्लीपर भाग अपेक्षाकृत छोटा था और अकादमी के दक्षिणी भाग में स्थित था, जो चारों ओर से प्रशिक्षण मैदानों और पार्कों से घिरा हुआ था। यह एक नीची, आधुनिक इमारत थी जिसका निर्माण मजबूत सामग्रियों से किया गया था। अकादमी की अधिकांश इमारतों की तरह इसका अधिकांश भाग जमीन के नीचे छिपा हुआ था, ऊपर केवल कुछ मंजिलें ही बची थीं। अपनी सफ़ेद, प्राचीन मिश्र धातु की दीवारों और चौड़ी खिड़कियों के साथ ये गर्मियों में चारों ओर की हरियाली के विपरीत बेहद खूबसूरत लगती होगी। अंदर इमारत विशाल और अच्छी तरह से रोशन थी। सनी और उस सफ़ेद बालों वाली लड़की को एक बड़े हॉल में ले जाया गया जहां लगभग 100 युवक युवतियां, जिनकी रातें भी उन दोनों की तरह ही बदकिस्मत थी, पहले से ही दीक्षा समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर घबराए हुए, तनावग्रस्त और उत्साहित थे। अकादमी की व्यवस्था प्रशासकों के लिए लगातार सिरदर्द बनी हुई थी, क्योंकि जादू से संक्रमित लोगों की दर हमेशा अव्यवस्थित रहती थी। स्लीपर्स के समूहों के लिए एक साझा कार्यक्रम पर किसी भी प्रकार की मानकीकृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित ढांचे का कोई तरीका नहीं था। उनमें से कुछ के पास स्वप्न लोक की तैयारी के लिए पूरा 1 साल था, कुछ के पास केवल कुछ महीने और कुछ के पास तो केवल कुछ दिन। इसीलिए ये प्रवेश समारोह साल की शुरुआत में हर महीने और फिर शीत संक्रांति के नज़दीक आते ही हर हफ्ते आयोजित किए जाते थे। हॉल में मौजूद कुछ स्लीपर्स को प्रवेश के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा, जबकि सनी की किस्मत अच्छी थी और उन्हें निर्धारित कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले ही अकादमी पहुंचा दिया गया। हॉल के अंदर पहुंचकर उसे 2 बातें समझ में आईं। सबसे पहले, सभी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनके पास एक सूटकेस, एक डफल बैग या कम से कम एक बैकपैक था जिसमें उनका निजी सामान रखा हुआ था। जाहिर है, वे पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे, शायद घर से, उनके परिवारों द्वारा भेजा गया। तो सनी और वह सफ़ेद बालों वाली लड़की, जो खाली हाथ आई थी और पुलिस द्वारा जारी किए गए साधारण कपड़े पहने हुए थी, जैसा उसने सोचा था, कोई आम बात नहीं थी, बल्कि असल में एक आकर्षक असामान्यता थी। ठीक है, ये बात तो सही है। दूसरी बात, मास्टर जैक जब खुद को जागृत मानकों के हिसाब से औसत से नीचे बता रही थी, तो वे ज्यादा विनम्र नहीं थी। हालांकि ये युवा अभी जागृत के रूप में अपनी राह पर चल ही रहे थे, फिर भी उनका रूप रंग लाजवाब था। सभी सुंदर, हसीन और स्वास्थ्य से भरपूर थे। उसने निगल लिया, फिर भी मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी तुलना नहीं कर सकता। हो सकता है कि उसका आकार उतना सटीक न हो, लेकिन मुझे नहीं पता, उसकी मौजूदगी तो है। ऐसा लगता है जैसे जब वह कमरे में होती है तो परछाइयाँ गहरी हो जाती है और तापमान कुछ डिग्री गिर जाता है। क्या स्लीपर और मास्टर के बीच यही अंतर था? लेकिन ये सारे विचार बस उस अपरिहार्य घटना को टालने की उसकी कोशिशें थीं। सनी को पहले से ही पता था कि उसे एक रोमांचक सफर तय करना है, क्योंकि वह झूठ नहीं बोल सकता था, और ये सभी उत्साहित युवा, चाहे उनका पहनावा, लिंग या रूप कुछ भी हो, एक काम करना चाहते थे। असहनीय घुटने के दर्द से जूझ रहे हैं। सिर्फ इसे आजमाइन। अल्फा पेन रिलीफ ऑयल एड्स बाय पब फ्यूचर। बात करना। उनमें से हर कोई अपने साथी स्लीपर्स से बात करना चाहता था। वे अपने दुस्वप्नों, स्वप्न लोक में अपनी भविष्य की यात्रा और इन सब के बीच की हर बात पर चर्चा करना चाहते थे। वे सवाल पूछना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनसे सवाल पूछे जाएं। वे किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना चाहते थे या यूं ही बेतुकी बातों पर गपशप करना चाहते थे। हर कोई साझा करना चाहता था। यह एक बुरा सपना है। सनी परेशान और डरी हुई सी कराह उठी। मैं तो बर्बाद हो गई। फिर कुछ दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपने दांत भींचे और धीरे धीरे सांस छोड़ी। बस इसे अपनी परीक्षा की अगली कड़ी समझो। तुम काले पहाड़ से बच गए, तो इससे भी बच सकते हो। उसने नायकों, खलनायकों, राक्षसों और यहाँ तक कि देवताओं का भी सामना किया था। क्या वह किशोरों के एक समूह से डरने वाला था? ... शायद उन्होंने ये कम करके आंका होगा कि किशोर कितने डरावने हो सकते हैं। आधे घंटे में ही कमरे में मौजूद लगभग सभी लोग उससे नफरत करने लगे। कुछ ही देर की बातचीत के बाद सनी की छवि एक घिनौने, बदतमीज और बिगड़ैल व्यक्ति की बन गई। ये छवि जल्द ही पक्की हो गई। उसे कई बार थप्पड़ मारे गए और एक बार तो घूंसा भी मारा गया। उसे अपने असली रूप के बारे में कुछ नई बातें भी पता चली, यानी अंदर ही अंदर वह रूखा, घमंडी और थोड़ा बहुत कामुक जरूर था। बातचीत कुछ इस प्रकार हुई। इन सभी युवाओं को देखो। तुम्हें क्या लगता है कि कितने लोग स्वप्न लोक से लौटेंगे? कितने नष्ट हो जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बचने की कितनी संभावना है? मुझे नहीं पता,
लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे जैसा घमंडी मूर्ख पहले मरेगा। मुझे अपने दुर्स्वप्न में एक कवच प्रकार की स्मृति भी मिली है। यह एक जादुई वस्त्र है। क्या आप देखना चाहेंगे? वास्तव में मैं तुम्हें बिना गाउन के देखना पसंद करूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। फिर उन नीच लोगों ने शवों को लूटना शुरू कर दिया। ये घिनौना था। उन्होंने उनके जूते भी छीन लिए। कौन सा पतित आदमी किसी मरे हुए आदमी के जूते लेगा? मैंने एक बार एक आदमी को मार डाला और उसके जूते ले लिए। वे अच्छे जूते थे। उद्धरण चिन्ह। क्या तुमने सिर्फ एक जोड़ी जूते के लिए किसी को मार डाला? बिल्कुल नहीं, और भी कारण थे। मैंने उसका लबादा भी ले लिया। एक बार फिर बहिष्कृत, सनी आखिरकार अकेला रह गया। लोग उससे कतराने लगे थे। बेफिक्र, उसने एक शांत कोना ढूंढा और वहां खड़ा हो गया, इस बात से खुश कि अब कोई उससे बात नहीं करना चाहता। उसका चेहरा दुख रहा था और उसकी नाक से खून बह रहा था। समूह से बहिष्कृत होना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी यह चुभता था। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि स्लीपर्स के पूरे समूह को अपने खिलाफ करने की प्रक्रिया में सनी ने कुछ महत्वपूर्ण खोज की थी। उसने सीखा कि अपनी गलती पर कैसे नियंत्रण रखा जाए। एक बार सवाल पूछ लेने पर वह चुप नहीं रह पाता था। वह झूठ भी नहीं बोल सकता था। हालांकि काफी प्रयोग करने के बाद सनी ने पाया कि थोड़े से अभ्यास से वह सच को सामने लाने का सटीक तरीका तय कर सकता है। ये कुछ इस तरह था, एक प्रश्न पूछने के बाद उसका मन स्वतः ही एक सच्चा उत्तर दे देता था। उसके बाद दोष उसे वह उत्तर जोर से बोलने के लिए मजबूर करता। बोलने से इनकार करने पर दबाव बढ़ता और फिर चुभने वाला दर्द होता। वह जितनी देर चुप रहता, दर्द उतना ही बढ़ता जाता। अंततः उसे हार मानकर सच बताना पड़ता। हालांकि प्रश्न प्राप्त करने और दर्द के आगे समर्पण करने के बीच के इन पलों में उत्तर के वास्तविक शब्द बदले जा सकते थे। उत्तर जितना ज्यादा मूल विचार से भटकता, उतना ही ज्यादा प्रतिरोध उसे झेलना पड़ता, एक बार फिर दबाव के रूप में, फिर दर्द के रूप में। उत्तर सच तो होना ही था, पर इतना स्पष्ट नहीं। उदाहरण के लिए, यदि मास्टर जेट उसे फिर से घूरते हुए पकड़ लेते और पूछते कि वह क्या देख रहा है, तो खुद को शर्मिंदा करने के बजाय सनी थोड़ा दर्द सहन कर लेता और बस तुम कह देता। यह अभी भी सत्य होगा, हालांकि परिणाम पूरी तरह से अलग होगा। कोने में छुपकर सनी ने स्लीपर्स को देखते हुए मुस्कुराया। मिठाई से मधुमेह नहीं होता। मुख्य शत्रु से मिलें। इंसुलिक्स डायबिटिक। यह अच्छा है। ये बहुत बढ़िया है। यह ऐसी चीज है जिस पर मैं काम कर सकता हूँ। आखिरकार किसी को धोखा देने के लिए झूठ बोलना जरूरी नहीं है। कभी कभी सच ही धोखा देने का सबसे अच्छा जरिया होता है। तारांकन। अगर किसी खास तरह की कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो सच भी झूठ जितना ही भ्रामक हो सकता है। मिसाल के तौर पर, अपनी पिछली बातचीत में सनी ने कबूल किया था कि उसने एक बार एक मरे हुए आदमी के जूते चुराए थे। दूसरा आदमी घबरा गया और उसने पूछा कि क्या उसने सचमुच सिर्फ एक जोड़ी जूते के लिए किसी की हत्या कर दी थी। फ्लॉ ने उसे जो जवाब देने के लिए मजबूर किया वह ये था कि इसके और भी कारण थे और उसने उस आदमी का लबादा भी ले लिया था। अनुभवी दास व्यापारी को मारने की असली वजह ये थी कि उसने कुछ घंटे पहले सनी को कोड़े मारे थे। इसके अलावा वो पहले से ही मर रहा था। उस लबादे का उस हत्या से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि जवाब के शब्दों से ऐसा आभास हुआ कि उसका कोई लेना देना था। इस प्रकार दो सत्य कथनों को एक साथ रखने पर झूठ जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। ये तो बस एक साधारण सा उदाहरण था। बहुत मेहनत और गहन सोच विचार के साथ सनी दूसरे तरह के चालाकी भरे सच कर सकता था। ये बेहद मुश्किल और जोखिम भरा था, लेकिन ये किया जा सकता था। उसे बस थोड़ी किस्मत की जरूरत थी। अब समय आ गया था कि उनके सिद्धांत को व्यवहार में लाया जाए। सनी यह नहीं भूला कि उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, ये सुनिश्चित करना कि उसका असली नाम किसी को कभी पता न चले। इसके लिए उसे यह धारणा बनानी थी कि वह इस पूरी इमारत में सबसे दयनीय और कमजोर इंसान है। ऐसा इंसान जिसे कभी सकारात्मक मूल्यांकन नहीं मिलेगा, दिव्य पहलू और असली नाम तो दूर की बात है। हालांकि चूंकि यह झूठ होगा, इसलिए वह इसे यूं भी नहीं कह सकता था। तो फिर वह सबको कैसे यकीन दिलाए कि उसके पास निश्चित रूप से कोई शक्तिशाली पहलू नहीं है और मंत्र के साथ उसका रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। उसकी नज़र स्लीपर्स के एक खास समूह पर पड़ी। 5-6 लोग एक लंबे, आत्मविश्वासी युवक के इर्द गिर्द जमा थे। उस युवक के भूरे बाल और सौम्य, सुंदर चेहरा था। उसकी आंखें हरी थीं, जिनमें दोस्ताना हास्य की झलक थी। उसकी मुद्रा,
शरीर और ध्यानमग्न निगाहें किसी ऐसे व्यक्ति का आभास देती थी जिसने गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उस युवक की हर बात में बड़प्पन और ताकत झलकती थी। ठीक उसी समय उसका एक साथी आश्चर्य से कह रहा था, आरोही, आपको एक आरोही पहलू प्राप्त हुआ है। क्या आपका मूल्यांकन क्या था? युवक विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। ओह, ये उत्कृष्ट था। सनी अचानक से समूह के सामने रुक गया। युवक का जवाब सुनकर उसने भौहें चढ़ाई और उसे तिरस्कार से देखा। फिर अत्यंत घबराहट से भरी आवाज में सनी ने कहा, चढ़ गए, बहुत बढ़िया। बस इतना ही, इसमें बड़ी बात क्या है?